हो गया ना? ओके ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, इनकम टैक्स में बेसिक्स बात कर रहे हैं ना सर। इनकम टैक्स में हम लोग एकदम बेसिक लेवल में चर्चा चालू किए हैं। तो ये इनकम टैक्स बेसिक्स में लास्ट दिन क्या करवाया था, कुछ याद है किसी को? सरचार्ज रिबेट, है ना? सरचार्ज रिबेट और क्या बोलते हैं उसको, पर्सन रिलेटेड कुछ नोट्स लिखवाए थे, है ना सर? मुझे तो वही याद आ रहा है। पर्सन्स के बारे में, जैसे कि मानो एओपी, बीओआई, इनके बारे में लिखना। हाँ सर, इनके बारे में जानना था। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? है दादा। ओके ठीक है सर। आज भी मैं बेसिक्स में ही कुछ और बातें करना है मेरे को, ठीक है? तो मैं बेसिक्स बात को ही आज थोड़ा और डिटेल्स में जाऊंगा। तो चलो सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग इंकी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विशाल। ये लास्ट वेडनेसडे का डेट क्या था, तो बता सकते हो? सितंबर 1 1 है दादा। वन या टू, ठीक से बोल। 1 था लास्ट वेडनेसडे वेडनेसडे को। मिस्टर दिनेश मिस्टर दिनेश का कोई क्वेश्चन किया था क्या? यस सर, लास्ट सम्स यही था मिस्टर दिनेश 35 ईयर। अंडर सेक्शन 112। यस सर, एलटीसीजी। ओके सर, ठीक है। होमवर्क कुछ था क्या आप लोगों को? मैंने दिया था टैक्स का कुछ होमवर्क था, या फिर सारा का सारा क्लास में ही हुआ था? ना दादा छिलो ना। चलो ना, ओके ठीक है। आज होमवर्क मिलेगा, आज फिर से काफ़ी सारा होमवर्क मिलेगा। ओके ठीक है, चलो सर कॉपी पेन रेडी करो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एक बार कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है ना? बस स्क्रीन शेयर करना है, स्क्रीन शेयर करना है। ये सब बात तो कर चुका हूँ मैंने आप लोगों के साथ, है ना सर? कि सर इनकम टैक्स जो है वो एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट में लिखा गया है ना? इनकम टैक्स का कंपोनेंट क्या क्या है, आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इनकम टैक्स के बारे में कहा गया है, ये सब चीज़ें हो चुका है। इवन हम लोग तो सर काफ़ी सारा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, रेट ऑफ इनकम टैक्स के बारे में भी नॉलेज ले चुके हैं। अरे लिया कि नहीं लिया? इनकम टैक्स रेट के बारे में कि किसका क्या इनकम टैक्स रेट है करेंटली। सरचार्ज का भी डेटा हम लोगों ने शेयर किया आप लोगों के साथ, क्या रे किया? सरचार्ज मतलब नॉट जस्ट इंडिविजुअल, क्या कंपनी, एओपी, बीओआई, इनका सरचार्ज के बारे में चर्चा हुआ आप लोगों के साथ? हाँ सर, कंपनी, एओपी, बीओआई सभी का सरचार्ज के बारे में चर्चा हुआ। ओके सर, ठीक है सर। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपसे करता हूँ, यहाँ से कुछ पॉइंट है इसके ऊपर मुझे थोड़ा क्वेश्चंस भी करवाना पड़ेगा, बट बिफोर दैट, ठीक है सर चलो आप लोग कॉपी पेन रेडी करो। जो नोट्स आप लोगों का चल रहा था ना, एक के बाद एक, वो नोट्स में चलो सर कुछ बातें लिख लेना ज़रूरी है, कॉपी में रहना बहुत ज़रूरी है। तो पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर से मैं आऊँगा, स्पेशल बात भी करूँगा। कॉपी पेन रेडी है ना सर? चलो अच्छा, हेडिंग करना सर,
अर्पिता रेडी? Yes, sir. ओके चलो, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके ठीक है सर। तो इसके अंदर ऐसे तो बेसिक्स में काफ़ी सारा चीज़ हो रहा है, बट आज मैं आपसे थोड़ा सा जो बात मैंने किया नहीं ठीक से, मतलब ऐसे रफली बताया था बट लिखा है नहीं कुछ, तो मुझे लगता है एक बार लिखा देना चाहिए। तो ही मैं थोड़ा सा आप लोगों को नोट्स के हिसाब से आपकी कॉपी में आप ले लो। सर आप लोग ये वाला वर्ड बार बार सुनते रहते हो, है ना सर? असेसमेंट ईयर, ये वर्ड आप लोग बार बार सुनते रहते हो, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। तो वही मैं आपसे अभी बात करूंगा सर, ये असेसमेंट ईयर क्या है, ठीक है? एसएससी कौन है, असेसमेंट ईयर क्या है, ये सब कुछ बातें हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपको असेसमेंट ईयर के बारे में बात करूं, तो करेंटली क्या असेसमेंट ईयर चल रहा है, कौन बताएगा सर? करेंट असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, बताओ ना। 23. 21-22. 21-22, 21-22 is assessment year, and previous year 2021. previous year 2021। वेरी गुड सर। तो असेसमेंट ईयर करेंटली रनिंग, ओके, ये चेंज होता रहता है एवरी ईयर, है ना? एवरी ईयर ये चेंज होता रहता है सर। तो करेंटली रनिंग जो असेसमेंट ईयर चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 21-22, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 2021 एंड 2022, ठीक है? दिस इज करेंट असेसमेंट ईयर, करेंटली रनिंग, ओके ओके। और प्रीवियस ईयर जो करेंटली रनिंग है, करेंटली रनिंग जो प्रीवियस ईयर है उसका क्या बताएं आप लोग, 2020 एंड 2021, ओके। इसको हम लोग प्यार से जल्दी में क्या बोलते हैं, 2021, इस तरह से बोलते हैं, है ना? नॉर्मली हम लोग प्यार से ऐसा ही बोलते हैं, 2021, इस तरह से बात करते हैं। लेकिन सर ये जो दोनों डेट है, इसको अगर मैं थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज आपसे बात करूं, तो क्या किस तरह से बात कर पाऊंगा? तो चलो इसी तरह से मैं आपसे थोड़ा बात कर लेता हूँ। ओके लिखिएगा सर, लिखिएगा सर, फिर मैं समझाता हूँ। प्रीवियस ईयर पहले लिख लीजिए, फिर समझाने का काम करता हूँ। प्रीवियस ईयर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट इनकम टैक्स में इसके बिना बात आगे नहीं बढ़ता। प्रीवियस ईयर इज द ईयर, ओके, प्रीवियस ईयर इज द ईयर in which income accrue, okay, in which income accrue। previous year मैं पीवाई लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ये चलता है सर, पीवाई एवाई ऐसे चलता है, तो मैं बार बार और प्रीवियस प्रीवियस ना लिख के अगर मैं पीवाई पीवाई लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम एक्रू, ओके, जहां पर इनकम ड्यू होता है, ओके, वेयर प्रीवियस ईयर, अच्छा मैंने वेयर लिखना भूल गया, आप लिख दीजिए सर, वेयर प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स। प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब होता है? प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है, प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स ऑन, सर बहुत सिंपल बात है, बट फिर भी कुछ और भी बातें हो जाते हैं इसके अंदर। फर्स्ट डे ऑन अप्रैल, किसी भी ईयर का अप्रैल का जो पहला दिन है, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं सर फर्स्ट ऑफ अप्रैल, एंड एंड्स ऑन, और ये खत्म हो जाता है, ये जो प्रीवियस ईयर का मतलब जो एक्सपायरी है वो एंड्स होता है कब सर? 31 मार्च, सही बोल रहा हूँ ना? अरे बोलो, है दादा। 31 मार्च। एक बात यहाँ पर आप लोग थोड़ा पैरा चेंज करके लिखिए, इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, अगर बिजनेस नया है, नया मतलब, नया मतलब सर मतलब मानो कि अभी स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि ये 2021 का अप्रैल चल रहा है सर, अरे ये जो ना करंट जो आज का डेट है ये तो सितंबर है, अप्रैल तो नहीं चल रहा है ना? तो फिर सपोज मानो कि आज के डेट में कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिजनेस आज के डेट में स्टार्ट हो रहा है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, वो न्यू बिजनेस है। इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ commencement
of business in case of new business, previous year starts from the date of commencement of business and ends on, ऐसे लिखो, but and business ends on 31st March. Business ends on 31st March. लिख लिए सर? Business ends on commencement of business and business ends on 31st March. लिख लिए कि नहीं लिखे? Yes, sir. लिखो सर. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ बिजनेस commence as on 7th of September 2021, in this case previous year कब स्टार्ट हुआ फिर? अरे तो प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट हुआ? हाँ, 7 सितंबर. वेरी गुड सर. इन दैट केस प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो गया 7 सितंबर में. वेरी गुड सर. In this case, previous year starts from 7th September 2021 and ends on, खत्म कब होगा? 31st March 22. Very good. Ends on 31st March 2020. बात समझ में आ रहा है? अगर आपको कभी भी कोई नॉर्मली पूछता है कि भाई प्रीवियस ईयर का डेफिनेशंस बताओ, तो प्रीवियस ईयर के बारे में जब भी आपको पूछेगा ना, तो आप नॉर्मली यही जवाब देते हो कि प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है. ठीक है, प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल में और प्रीवियस ईयर एंड होता है कब? प्रीवियस ईयर एंड होता है 31st मार्च में. यही आप हमेशा बताते रहते हो, है ना? जब भी आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, तो आपका जवाब हमेशा ऐसा ही होता है. ठीक है, और इसको अच्छा एक चीज लिख लो, ये इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 3 में बोला गया है. ये मैं बोलना भूल गया था. अंडर सेक्शन 3. ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 3. ब्रैकेट में नहीं देना है, ऐसे ही लिख लो अंडर सेक्शन 3. लिखा सर आपने? ठीक है, तो इनकम टैक्स के बारे में, प्रीवियस ईयर के बारे में इनकम टैक्स बोलता है अंडर सेक्शन 3 में, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम एक्रू, मतलब जिस साल में इनकम रेडी होता है लेकिन उसका टैक्स पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होगा, ऐसा बात है, जो असेसमेंट ईयर का बात हो जाएगा. तो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31st मार्च. बट सेम कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा हलचल मच जाता है जब बिजनेस न्यूली सेटअप होता है. जब बिजनेस न्यूली सेटअप होता है, न्यूली सेटअप बिजनेस के केस में बिजनेस जब भी स्टार्ट हो, जैसे कि अगर मैं आज के डेट में बिजनेस को स्टार्ट कर दिया तो ये बिजनेस का एंड हो जाएगा 31st मार्च को. तो ये न्यूली सेटअप बिजनेस के लिए प्रीवियस ईयर ये माना जाएगा, ना कि 1 अप्रैल से माना जाएगा. आई होप सर आप लोगों को समझ में आ रहा है. और पिता व्यापट्टा हो जाएगा सर? बोल नंदिनी. Yes, sir. हेलो नंदिनी, समझ में आ रहे? हाँ सर. ओके सर, ठीक है. चलो, तो ये बात थोड़ा सा हटके पॉइंट है, याद रखिएगा. ठीक है, थोड़ा हटके है, याद रखिएगा. मतलब नॉर्मली 1 अप्रैल टू 31st मार्च होता है, बट न्यूली सेटअप बिजनेस के केस में जिस दिन में स्टार्ट होता है वहां से लेके 31st मार्च तक माना जाता है. ये कॉन्सेप्ट चलता है सर, ये मार्केट में कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से. ओके सर, ये कुछ इजी बात है जो मैं एक बार फटाफट आपसे बात कर लूँ, फिर मैं टफ पार्ट में आपके साथ डिटेल्स में बात करूंगा ना. यस. ओके, नेक्स्ट सर, आपने प्रीवियस ईयर के बारे में लिखाया, सर आपने असेसमेंट ईयर के बारे में नहीं लिखाया. देखो सर, शुभश्री, ज्योति, रोशनी, सभी को पूछ रहा हूँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो. ओके, ठीक है सर. अच्छा, असेसमेंट ईयर क्या है?
सर असेसमेंट ईयर, अब इसमें लिखना द टर्म डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, ओके। जैसे उसका था सेक्शन 3, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, ठीक है। इसमें लिखिएगा असेसमेंट ईयर लिखिएगा असेसमेंट ईयर इज द ईयर in which income is assessed, in which income is assessed। सर assessed का मतलब, assessed का मतलब क्या होता है? अरे कैलकुलेट करना। इनकम assessed का मतलब होता है कैलकुलेट करना, देखना कि भाई इस इंसान का कितना इनकम हो रहा है। आप लोग ये सब ऑलरेडी कर चुके हो, है ना। इनकम assessed आप लोग करना सीख चुके हो सर। ये सब लिखवाने से पहले मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करा दिया क्लास में। तो वेरी गुड सर। तो assessment year is the year in which income is assessed, और लिखना सर assessment year starts as on, same बात है सर, as on first day of April, and ends on 31st of March। सिंपल बात है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सिंपल है, मतलब जैसे मानो कि अगर मैं करंट असेसमेंट ईयर, जैसे आपको मैंने अभी बताया करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है 21-22, मतलब 2021 प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम किया है उसका हिसाब होगा 21-22 में। सिमिलरली इस साल ये जो 21-22 चल रहा है इसको भी प्रीवियस ईयर मान के चल सकते हैं। जब 22-23 आएगा, बात को समझिए सर, 22-23 जो लोग मई के टाइम पे मई जून में एग्जाम में बैठे होंगे, ठीक है, टैक्स के लिए, ठीक है, जिनका थोड़ा देरी है अगर बाई चांस एग्जाम, तो 22-23 के टाइम पे जो एग्जाम के लिए जाएगा उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए 21-22 हो जाएगा प्रीवियस ईयर, और 22-23 हो जाएगा उसके लिए असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो 22-23 में असेसमेंट ईयर अगर है तो फिर इन दैट केस यही 21-22 बन जाएगा प्रीवियस ईयर। लेकिन अभी 21-22 असेसमेंट ईयर है तो इसका प्रीवियस ईयर क्या है, 2021। ये बात क्लियर है ना सर। 2021 प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर है 21-22, 22-23 असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर है 21-22, एंड इस तरह से चलता जाता है सर, ठीक है, इस तरह से चलता जाता है। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर मतलब आज जो प्रीवियस है कल वो असेसमेंट बनेगा, आज जो असेसमेंट है कल वो प्रीवियस बनेगा, ये खेल चलता रहता है। सबको समझ आ रहा है ना सर, ये असेसमेंट और प्रीवियस ईयर का खेल। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको ये असेसमेंट प्रीवियस ईयर समझाऊं तो आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से याद रख सकते हो, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, income of the previous year is taxable in the assessment year, taxable in the assessment year। मतलब इन सिंपल, अगर मैं इसको एकदम सिंपल बोलूं तो आप ऐसे लिखो कि सपोज प्रीवियस ईयर 2021 में अगर किसी ने इनकम किया, प्रीवियस ईयर 2021 में अगर किसी ने इनकम किया या उसका इनकम एक्रू हुआ मतलब इनकम ड्यू होना, तो उसका असेसमेंट ईयर में वो क्या करेगा, 20, अच्छा सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पर, 2021 मतलब 2020 एंड 2021, तो असेसमेंट ईयर 2021-22 में वो क्या करेगा सर, टैक्स पेबल, ठीक है, टैक्स पे करेगा, टैक्स पेड। इनकम एक्रू होगा यहाँ पर, एक्चुअली टैक्स पेबल भी यहीं पर एक्रू होगा और टैक्स पे होगा 21-22 पे। सिमिलरली अगर प्रीवियस ईयर 21-22 जैसे कि जो करेंटली इनकम चल रहा है इसका असेसमेंट ईयर क्या बन जाएगा सर, 22-23, मतलब इनकम करेगा यहाँ पर और टैक्स पे करेगा यहाँ पर। ये नॉर्मल सेंस है, इसका एक एडवांस टैक्स कॉन्सेप्ट है, वो अलग मैं बाद में बात करूंगा, जो लोग जानते हो उनको तो पता ही है एडवांस टैक्स में क्या होता है। ऐसे मतलब प्रीवियस ईयर में ही प्रीवियस ईयर का टैक्स पे कर दिया जाता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, आई विल डिस्कस लेटर। एक साथ सब नहीं बोलना चाहिए अभी मुझे, लेकिन क्या आप लोगों को असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो भी अंदर की बात है क्या समझ में आया सर, ये मुझे पहले बताइएगा।
हेलो, सबको समझ में आ रहा है रेसा? यस सर। हाँ सर। ओके ओके सर, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल लिखिएगा। छोटा छोटा मैटर है, बट कभी कभी ये सब छोटा छोटा चीज भी ना बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ पूछा भी जाता है एग्जाम में। ए इज रनिंग अ बिजनेस फ्रॉम 1993 onwards, ठीक है, डिटरमाइन the previous year for assessment year 2022-23। क्वेश्चन समझ में आया सर? A is running a business from 1993 onwards. Determine previous year for assessment year 22-23। आंसर क्या होगा बोलो? इजी क्वेश्चन। A is running a business। हाँ हाँ बोलो। 21-22। क्या लिखोगे आंसर में? क्या लिखो आंसर? क्या लिखोगे? ऐसा लिखोगे, the previous year will be 21-22, या फिर ऐसे लिखोगे क्या 2021-22? ऐसे लिखोगे सर? क्या ये राइट आंसर है? हाँ सर, इज दिस अ करेक्ट आंसर? सभी को पूछ रहा हूँ उसके सर। साथ असेसमेंट ईयर भी लिखना पड़ेगा। नहीं ठीक है, असेसमेंट ईयर तो यहाँ पर बोल के ही दिया है कि 22-23 इज योर असेसमेंट ईयर, तो आपको इसका प्रीवियस ईयर पूछा है और आपने जस्ट लिखा कि 21-22 इज माय प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस ईयर विल बी 21-22। तो सबको क्या लग रहा है, ये राइट आंसर है? 1 April 21 to 31 March of 20। यस सर, ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा। लिखना है, ये गलत है। डोंट राइट इन दिस वे, ठीक है, ये हम लोग बोलते बोलते आदत बना लेते हैं, तो आपको भी लगता है कि 21-22 लिख देंगे तो सही होगा। अरे भाई आपको बोलना चाहिए ना कि 21-22 तो ठीक है, जनवरी टू दिसंबर भी हो सकता है, लेकिन क्या रूल है हमारे देश में, फाइनेंशियल रूल के हिसाब से, टैक्स का रूल के हिसाब से 1/4/2021 टू 31 मार्च 2022, ये होगा राइट आंसर। देखो सर, सिली मिस्टेक हो रहा था ना सबसे, आप लोगों को बात समझ में आया सर? छोटा छोटा चीज, बट यही सिली मिस्टेक होके ना आपका बहुत बड़ा मुश्किल कर देता है, तो ये गलतियां ना करें। 21-22 is not the right answer. Right answer should be 1st of April 2021 to 31st March 2022। बोलो सर, अब क्लियर है? ओके सर, तो ये सब चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अनदर एग्जांपल करो सर, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2, ओके। A chartered accountant set up his profession on 1st of July 2021। Determine the previous year for the assessment year 22-23। अब बताओ। 1 July 21 থেকে 31 March 22। सबका आंसर यही है क्या? क्वेश्चन फिर से एक बार पूछता हूँ,
A chartered accountant set up his professions on 1st of July 2021. Determine the previous year for the assessment year 22-23. तो रोशनी से जवाब मुझे मिला है, रोशनी बताएगी कि 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। क्या सब इसी आंसर के साथ एग्री करोगे या फिर किसी का दूसरा कोई आंसर होगा? क्या रे? 31 जुलाई होगा। 31 जुलाई होगा? 1 जुलाई की जगह? सॉरी जून। 1 जुलाई থেকে 30 जून जो है। 1 जुलाई থেকে 30 जून क्या ना? Previous year will be from, अरे न्यूली सेटअप है ना इसका बिजनेस। चार्टर्ड अकाउंटेंट सेटअप हिज प्रोफेशन। सेटअप मतलब क्या है? सेटअप हिज प्रोफेशन मतलब न्यूली सेटअप है ना। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। न्यू नहीं बोला तो क्या ये न्यू नहीं है? सेटअप करना तो हमेशा न्यू होता है ना, कि सेटअप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? सेटअप हिज प्रोफेशन ऑन 1 जुलाई 2021। दैट मींस ये न्यूली बिल्ड बिजनेस है, वो उसका प्रोफेशन अभी स्टार्ट कर रहा है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई के अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर 1 जुलाई होगा उसका स्टार्टिंग ईयर। तो इस तरह से इसका स्टार्टिंग हो जाएगा सर 1 जुलाई 2021 एंड इसका एंड हो जाएगा 31 मार्च 2022। मतलब कुछ भी हो जाए, कभी भी स्टार्ट करे, बट एंड तो 22 मतलब 31 मार्च को ही होगा, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा जिस डेट में वो स्टार्ट कर रहा है। क्या वजियाउल इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था? अरे जियाउल तो क्या सोच लिया था? आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का। हेलो, है ना? ओके। ये सबको क्लियर है कि नहीं है? बोलो। ये न्यूली सेटअप बिजनेस था, ये क्लियर है? एग्जाम्पल 2 क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके सर, ठीक है। तो ये प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर न्यूली सेटअप बिजनेस है तो उसका प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग जो है वो जिस डेट से स्टार्ट हो रहा है उसी डेट को लिया जाएगा और एंड किया जाएगा 22 मतलब जो अपकमिंग जिस 31 मार्च का जो ईयर है उसी ईयर में, ठीक है। तो इस तरह का छोटा छोटा चीज दिमाग में कभी कभार आना चाहिए सर। मतलब ऐसे सवाल में भी कर देते हैं आप, थोड़ा सा हकचका जाते हो, बट एकदम नहीं सर, एकदम नॉर्मल बात है। इसीलिए मैंने आप लोगों को अभी सुबह सुबह एकदम इनकम टैक्स में पहले असेसमेंट ईयर लिखाया, फिर करंट मतलब प्रीवियस ईयर के बारे में बताया, उसका सेक्शंस भी बता दिया आपको। तो प्लीज ये सब चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है सर। ओके, तो असेसमेंट ईयर हो गया एंड प्रीवियस ईयर भी हो गया। अब सर एक सवाल है आपके सामने। सर ये जो मैंने आपको असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये जो दोनों चीज मैंने आपको अभी बताया, सर ये किसका असेसमेंट किया जाता है? एसएससी। वेरी गुड सर। असेसमेंट ईयर होता है तो किसका होता है सर? एसएससी का होता है ना। असेसमेंट ईयर होगा एसएससी का। नाउ द बिग क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड एसएससी? एसएससी किसको बोलेंगे, ये सवाल है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? असेसमेंट होगा, असेसमेंट ईयर का कैलकुलेशंस करेंगे, प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशंस करेंगे, बहुत अच्छी बात। बट सवाल यही है कि सर ये असेसमेंट होगा तो किसका होगा? तो जिसका असेसमेंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं सर? उसको कहते हैं या उनको कहते हैं एसएससी। ओके, याद रखिए सर, ठीक है। सिंपल बातें हैं, बट आज मैं सिंपल बात को लेके ही चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। रोज बहुत भारी भरकम चीजें बात करते हैं, तो मैंने सोचा रोज भारी भरकम चीज से एक दिन थोड़ा सिंपल बात कर लेना चाहिए। सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? ऐसा लग रहा है किसी का माइक्रोफोन ऑन है, कोई सवाल है क्या? एसएससी मेंस लिखिए सर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में एसएससी के बारे में क्या कहता है? एसएससी मीन्स ए पर्सन। एसएससी मीन्स अ पर्सन। एसएससी एक तरह का पर्सन होते हैं। सर पर्सन कौन, इसके बारे में आप लोग जानते हो? एसएससी मीन्स ए पर्सन बाय होम। अरे सर 7 तरह का पर्सन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे मैंने आप लोगों को लिखाया ना पर्सन के बारे में, कॉपी चेक करके देखो।
कि कौन है पर्सन जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए, बिकॉज सरकार को चाहिए पैसा और सरकार अपना पैसा कलेक्ट करने के लिए वेरियस वे से ढूंढता रहता है कि कौन पर्सन है, किन से पैसा लिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे से मीन्स अ पर्सन बाय होम any tax or any other sum of money is payable under this act. Under this act, in addition लिखिएगा थोड़ा सा लिख लीजिए। In addition, it includes में लिखिए every person, क्या लिखेंगे? Every person in respect of whom इनकम टैक्स करेंगे और एसएससी नहीं समझेंगे तो बात कुछ बनेगा नहीं सर, इसलिए मैं आपको लिखा देता हूं एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income। किस चीज का असेसमेंट करेंगे? इनकम का असेसमेंट करेंगे। यहाँ पर ही से ही लिखो, हीज हर यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, हीज इनकम। और लिखिए नेक्स्ट बुलेट में द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन और द इनकम ऑफ any other person in respect of which he is accessible। समझाता हूं सर, the income of any other person in respect of which he is accessible। wait, समझाता हूं। नेक्स्ट बुलेट लिखिए the loss sustained by him or by such other person और लिखिएगा और नेक्स्ट बुलेट the amount of refund due to him or to such other person okay, or to such other persons। नेक्स्ट बुलेट में लिखिएगा every person who is deemed to be assessee an assessee under any provision of this act और एक लिखिएगा सर बुलेट से एवरी पर्सन who is deemed to be DEEMED। हाँ, डीम्ड मतलब मान लिया। हाँ ओके सर, जैसे गाना है ना सर, लो मान लिया हमने, ऐसे गाना है सर, हिंदी में एक बहुत फेमस गाना हुआ है, लो मान लिया हमने क्या मुझे प्यार है, ऐसा कुछ बोल के गाना होता है। मतलब मान लिया मतलब क्या? डीम्ड। यस,
मैं मान लेता हूं कि मुझे तुमसे प्यार है। यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बताते हैं सर, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड, मतलब यहाँ पर मान लेंगे कि तुमको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, काइंड ऑफ दैट। आप समझ रहे हो सर, मतलब वही मान के ही सब कुछ हो जाएगा। तो डीम्ड टू बी एन एसएससी, डीम्ड टू बी एन एसएससी in default under any provisions of the act, in default under any provision of this act। सर इतना बड़ा एसएससी, अरे यहाँ पर एक भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया सर, आप बात को समझा करो। एसएससी का मतलब जो कुछ भी हो सकता है वो सारा का सारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे समझाया गया है आपको। मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने का कोशिश जरूर करूंगा सर। देखो सर, एसएससी के बारे में किस पॉइंट में कहा गया, फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। अरे सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में एसएससी के बारे में कहा गया है। और एसएससी कौन? अरे सर जिनका टैक्स कैलकुलेशन होता है इन सिंपल, इन सिंपल जिस पर्टिकुलर इंसान का टैक्स कैलकुलेट होता है, जिनका टैक्स पेमेंट होता है, उसी को एसएससी कहते हैं। जैसे मानो कि आपने इनकम किया, आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप बन जाओगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर से एसएससी। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में कहाँ बोला हुआ है सर? सर इसके बारे में बोला हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। क्या बोला हुआ है सर? सर बोला हुआ है एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act in addition। अच्छा बात समझो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि एसएससी वो है, ठीक है, एसएससी वो पर्सन है। सर पर्सन मतलब आप लोगों के पास देखो 7 तरह का पर्सन का मैंने पूरा लिखा के रखा, मतलब इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, कंपनी, फर्म, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, दे आर कॉल्ड पर्सन, है ना सर? अरे क्या आप लोग पर्सन के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? है ना? तो एसएससी मीन्स अ पर्सन, यहाँ पर पर्सन मतलब कोई व्यक्ति को नहीं बोल रहा सर। इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर इंसान को पर्सन नहीं कहते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से पर्सन मतलब वो 7 पर्संस के बारे में कहा जाता है। एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल, जो सरकार के घर में उसको जमा करना पड़ेगा, ठीक है, अंडर दिस एक्ट इन एडिशन। अच्छा इसको छोड़ के और क्या इंक्लूड किया, तो वही इंक्लूड पॉइंट को भी ध्यान से सुनोगा। एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken for the assessment। मतलब इस एक्ट के हिसाब से जिस इंसान का इनकम एसेस किया जाएगा, असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ, अच्छा मतलब आप टैक्स पे करो या ना करो, आप टैक्स शायद पे नहीं करोगे, ठीक है, आपको टैक्स नहीं पे करना है, बट आपका इनकम एसेस करने का हक इनकम टैक्स वाले को है सर। आप बात समझो, ठीक है, आप टैक्स नहीं पे करोगे बट आपका टैक्स एसेस करने का अधिकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होगा, तब भी आप एसएससी कहलाओगे। चाहे आप टैक्स पेबल हो या ना हो, चाहे आपको टैक्स गवर्नमेंट के घर में जमा करने पड़ा या फिर ना पड़ा, फर्क नहीं पड़ता, बट अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहेगा आपका इनकम एसेस वो कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि आपका इनकम को चेक करने का हक अगर आ जाता है ना डिपार्टमेंट को, इसका मतलब आप एसएससी हो जाते हो, चाहे आपके थ्रू से गवर्नमेंट को कोई भी फंड मिले या ना मिले। हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही इज एसेसेबल। मतलब ये क्या हो जाता है सर कि मानो कि कई बार ऐसे होते हैं ना, जैसे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे सर क्लबिंग बोल के, क्लबिंग चैप्टर जब पढ़ेंगे मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा, जो लोग पढ़ चुके हो उनको समझ में आ जा रहेगा सर। जैसे मानो कि क्या क्या हो सकता है, हस्बैंड के इनकम, वाइफ के इनकम, चिल्ड्रन की इनकम, ठीक है, मानो एक कोई बच्चा है 18 साल नहीं हुआ तो वो इनकम करेगा तो उसका इनकम को क्या किया जाएगा, पेरेंट्स के इनकम के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब बात समझ रहे हो सर, कोई बच्चा है तो उसका इनकम को पेरेंट्स के इनकम के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन है, ठीक है, चिल्ड्रन मतलब वही 14, 15, 16, 20, 12 जो भी बच्चा जो 18 के नीचे है उनको चिल्ड्रन कहा जाता है इनकम टैक्स में, ठीक है। तो कोई बच्चा है जो इनकम कर लेते हैं, ठीक है, उनका कोई खास एक्सपर्टाइज है सर, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति हो सकता है, दादागिरी हो सकता है, लिटिल चैम्प्स, डांस इंडिया डांस, क्या क्या नहीं होता, आप लोग बहुत सारा चीज जानते हो जहां पर बच्चा लोग परफॉर्म करके इनकम कर लेते हैं, लेकिन इस बच्चे के हेड पे इनकम टैक्स नहीं लगता है बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं होता है ना सर। तो इन दैट केस उसका इनकम को जोड़ दिया जाता है पेरेंट्स के इनकम के साथ, ठीक है। तो वो पेरेंट्स के इनकम के साथ जब जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर नॉर्मली असेसमेंट कौन किसका हो रहा था, बच्चे का हो रहा था, बट क्या बच्चे का असेसमेंट सिर्फ चलेगा क्या, पेरेंट्स का भी कर चलेगा। मतलब पेरेंट्स
मतलब जैसे क्या बोल रहे थे, इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसेबल। अगर किसी दूसरे के इनकम के पर्पस में अगर किसी दूसरे को असेसमेंट किया जा रहा है तो उसे भी एसएससी कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। क्या रे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, ये हस्बैंड वाइफ और बच्चे और माँ बाप का केस कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। हस्बैंड के इनकम के साथ वाइफ के इनकम को जोड़ा जाता है। हमारे देश में मैक्सिमम हाउसवाइफ घर में ही मतलब जो घर का काम होता है वो करते हैं, मतलब नॉर्मली वो हाउस वाइफ होते हैं। लेकिन बहुत केस में हस्बैंड लोग क्या करते हैं, अपने इनकम टैक्स को कम दिखाने के लिए वाइफ के नाम पे भी कुछ इनकम टैक्स फाइल बना देते हैं। कुछ बिजनेस है जो वाइफ के नाम पे शो कर देते हैं, बट रियल लाइफ में देखा जाए तो वाइफ एक्चुअली बिजनेस हैंडल नहीं करता। तो फिर इन दैट केस क्या हो जाएगा, हस्बैंड के इनकम के साथ डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो पूरा का पूरा इनकम जो वाइफ के नाम पे हस्बैंड दिखाना चाह रहा था उसको जोड़ देगा। अब इस तरह का प्रोविजंस है जो हम लोग क्लबिंग ऑफ प्रोविजंस चैप्टर के अंदर पढ़ भी चुके हैं, और जो लोगों का नहीं हुआ वो बाद में जब मैं उनको पढ़ाऊंगा तब उनको फिर से मैं समझाऊंगा कि क्लबिंग किस तरह से काम करता है। बट यहाँ पर आपको मैं एसएससी का एग्जाम्पल समझाने के लिए ये बात थोड़ा बताया। एसएससी के एग्जाम्पल, सॉरी एसएससी का जो डेफिनेशन है उसमें डिपार्टमेंट बहुत क्लियर कट बात करते हैं सर। क्लियर कट वो बता रहे हैं कि इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही इज एसेसेबल। अगर किसी दूसरे के इनकम के कारण आपका इनकम टैक्स एसेस किया जा रहा है, देन आल्सो यू आर एसएससी। लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन, किसी ने लॉस किया है तो लॉस को एडजस्ट किया जाता है। तो किसी का लॉस के साथ अगर आपका इनकम को एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक है, या फिर आपके लॉस के साथ आपको ही एडजस्ट किया जा रहा है, तो उस केस में भी आपको एक अलग लेवल में असेसमेंट किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू और सच अदर पर्सन, मतलब ड्यू टू हिम, मतलब सपोज मानो कि गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे कर दिया था तो गवर्नमेंट आपको रिफंड करता है। ऐसा होता है सर, अगर गवर्नमेंट को आप ज्यादा टैक्स पे कर देते हो तो गवर्नमेंट आपको रिफंड करता है। सर हम ज्यादा टैक्स क्यों पे करेंगे, शायद आपके मन में सवाल चल रहा है। सर एक कॉन्सेप्ट आता है एडवांस टैक्स का, उसमें ना इनकम होने से पहले ही, पूरा का पूरा इनकम होने से पहले ही आप थोड़ा ज्यादा टैक्स, मतलब आप टैक्स पे कर देते हो, और बाद में पता चलता है कि अच्छा आपका 1 लाख टैक्स होना था बट आपने गवर्नमेंट के घर में 1,10,000 जमा कर दिया, तो गवर्नमेंट ये जो बाकी 10,000 है ना आपको रिफंड कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए कहता है सर कि जब रिफंड का बात होता है या तो आपके खुद के नाम पे या फिर किसी और के नाम पे जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, तो ऐसा किसी का भी इनकम के साथ अगर आप जुड़े हुए हो, जैसे कि बच्चा हो सकता है, वाइफ हो सकता है, उनके नाम पे रिफंड होने के टाइम पे आपका भी इनकम एसेस करने का हक मिल जाता है डिपार्टमेंट को। तो इन दैट केस आपको फिर से एसएससी बनाया जा रहा है। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, उसको तो एसएससी बोलेंगे ही, एंड एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, उसको भी एसएससी ही कहा जाएगा। मतलब या तो आप पूरा का पूरा एसएससी हो या फिर किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे आपको डीम्ड एसएससी बनाया जा रहा है। जैसे ऐसे बहुत केस में कैसा होता है, जैसे मानो कि किसी का मतलब कोई, जैसे सिंपल बात है, पेरेंट्स कोई है, मतलब माता पिता है, उनका देहांत हो गया तो बच्चा लोग जो है वो प्रॉपर्टी का हकदार होगा। तो फिर पेरेंट्स जब नहीं रहेगा, जब पेरेंट्स नहीं रहेगा, ठीक है, या फिर पेरेंट डिजीज हो गया है तो पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो फिर इन दैट केस उनका जो चिल्ड्रन है, ठीक है, एडल्ट चिल्ड्रन ऑब्वियसली, तब उनको एसएससी माना जाएगा, है ना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई फॉरेन में रहते हैं, सपोज मानो कोई ओनर फॉरेन में रहते हैं, वो इंडिया में किसी को केयर टेकर बना के चला गया अपना प्रॉपर्टी और इनकम देखने के लिए, तो क्या डिपार्टमेंट उनका इनकम और प्रॉपर्टी के लिए बार बार में फॉरेन जाएगा क्या इनकम टैक्स के लिए, या फिर जो केयर टेकर है या फिर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसी के पास पहुंचेगा? हाँ सर, कोई फॉरेन में रहते हैं लेकिन उसका यहाँ पर बिजनेस या प्रॉपर्टी दोनों है, तो अगर वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलेगा तो क्या वो फॉरेन जाएगा उस पर्टिकुलर बंदे को ढूंढने, या फिर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब केयर टेकर जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाके पकड़ेंगे कि भाई इनका इनकम टैक्स का डिटेल्स बताओ या फिर जो भी है हिसाब करके टैक्स पे करो, तो वो कौन बन जाएगा? वो डीम्ड एसएससी बन जाएगा। अब बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे वेरियस केसेस हो सकता है जहां पर हमको डीम्ड करना पड़ता है कि एसएससी जो रियल है वो है नहीं, बट उसकी जगह किसी और को हमें एसएससी मानना पड़ेगा जो एज पर दैट सिचुएशन जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर इनकम को भोग रहा है, मतलब इनकम को बेसिकली कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, मतलब बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना भोग कोर से, ठीक है, भोग मतलब कंज्यूम करना। ठीक है, तो जो इनकम को कंज्यूम कर रहे हैं उसी को मानेंगे, शायद ओरिजिनल एसएससी यहाँ पर रहता ही नहीं है। तो इस तरह का प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में एसएससी के बारे में बोल के रखा है सर। ठीक है, तो एसएससी हो गया,
असेसमेंट ईयर हो गया, ठीक है। और एक बात भी कर लिए थे सर, इतना सारा सेक्शन अगर मैंने बोल ही दिए तो फिर ये और क्या प्रॉब्लम किया। असेसमेंट क्या है वो भी बता देते एक बार। चलो, एसएससी असेसमेंट ईयर एंड नाउ मूव ऑन टू असेसमेंट। क्या है सर? असेसमेंट। व्हाट इज कॉल्ड असेसमेंट? असेसमेंट के बारे में क्या बोला है वो भी एक बार देख लेते हैं। चलो, मैं आज सोच ही था कि सर थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो एक बार आप लोगों से चर्चा कर लेना चाहिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, दिस इज द क्या है असेसमेंट, क्या है? दिस इज द प्रोसीडियर। ये प्रोसीडियर होता है सर, ठीक है। हर चीज का एक प्रोसीडियर होता है ना कि भाई जिस इस प्रोसेस में करना होता है। दिस इज द प्रोसीडियर बाय विच the income of an assessee is determined, assessee का इनकम डिटरमाइन किया जाता है इस प्रोसेस में। इट मे बी by way of normal assessment, या फिर और by way of रीअसेसमेंट। क्या बोलेंगे सर? रीअसेसमेंट ऑफ एन इनकम प्रीवियसली असेस्ड। मतलब पहले एक बार असेस हुआ था बट कुछ गड़बड़ हुआ तो रीअसेस कर सकते हैं ना। पहले एक बार असेसमेंट हुआ था बट कुछ गड़बड़ रह गया, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ जांच चल रहा है, तो इस केस में अगर रीअसेसमेंट करने का मन होता है इनकम टैक्स वाले को, कर सकता है। अगर उनके मन में डाउट है तो वो कर सकता है। प्रीवियसली असेस्ड इनकम को अगर फिर से असेस किया जाए तो उसको रीअसेसमेंट कहेंगे। ये तो नॉर्मल बात है सर, ठीक है। विथ द इनकम प्रीवियसली असेस्ड। नाउ लिखना सर, असेसमेंट procedure will be dealt with, ओके ठीक है, ये छोड़ दो, ये जरूरी नहीं है। प्रीवियसली असेस्ड ये छोड़ दो, ठीक है, और जरूरी नहीं है, यहीं तक रखो। तो क्या हो गया सर असेसमेंट के मतलब? सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, दिस इज द प्रोसीडियर बाय व्हिच द इनकम ऑफ एन असेसी इज डिटरमाइंड। इट मे बी बाय वे ऑफ नॉर्मल असेसमेंट और बाय वे ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ एन इनकम प्रीवियसली असेस्ड। बस इतना ही रख लो, ये यहाँ से छोड़ दो, जरूरी नहीं है, ठीक है, नॉट नेसेसरी नाउ। तो बोलो सर, बस आपसे मैं इतना ही पूछना चाहूंगा। ये जो सुबह से स्टार्टिंग किया मैंने, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एसएससी, असेसमेंट, क्लियर हुआ सर? बोलो। ओके सर, जैसे वाइटल इंफॉर्मेशन है, प्लीज इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही काम का चीज़ है। ओके सर। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और कुछ बेसिक्स बातें हैं। सर बेसिक्स खत्म ही नहीं होता। अरे सर बेसिक्स चीज़ ही ऐसी है कि खत्म होता ही नहीं है। ओके, एक सेकेंड सा, मैं भी बताता हूँ आपको, क्या बताऊँगा। ओके चलो सर, पेज मैं चेंज कर लेता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ चलो। सर मैं अभी आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे इनकम स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, जब कंप्लीट सम्स करेंगे, और जिन लोगों ने करके रखा उनको पता ही है कि इनकम स्टेटमेंट होता क्या है। बट एक बार मुझे बता देने दो सर इनकम स्टेटमेंट के बारे में। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा, ये बेसिक एक प्रोफार्मा है जो एक बार मैं आपसे जस्ट चर्चा कर ले रहा हूँ। स्टेटमेंट जो लोग ऑलरेडी मतलब कंप्लीट इनकम कर चुके हो ना, उनको तो कुछ जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी लिख लो सर, याद हो जाएगा। सेक्शन का भी कुछ याद करा लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम
फॉर करेंटली जो चल रहा है मैं वही लिख रहा हूँ, बाकी एज पर द सिचुएशंस आप लिखिएगा। फॉर असेसमेंट ईयर 20 क्या लिखेंगे 2021 2022। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2020 21। ठीक है, तो जब भी कोई किसी भी इनकम का स्टेटमेंट बनाया जाता है तो स्टेटमेंट में हमेशा ऐसा लिखा जाता है कि किस असेसमेंट ईयर का है और किस प्रीवियस ईयर का है, तो उसी हिसाब से आपका इनकम टैक्स का स्टेटमेंट बनाया जाता है। ये रूल्स है सब। ठीक है, नाउ आप यहाँ पर थोड़ा सा बस इतना हेडिंग कर लीजिए। मैं आपको क्या लिखा रहा हूँ सर, अभी मैं आपको सबसे पहले ना इनकम के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या इनकम है। ऐसे तो आप लोगों को पता ही है, नॉर्मली 5 तरह का इनकम है। अब धीरे धीरे हम लोग ये सब मेन बात में और घुस जाएंगे सर। इनकम अंडर द हेड सैलरी, है ना सर, एक हेड आता है सर सैलरी बोल के। ठीक है, नॉर्मली सर 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं जो इनकम टैक्स का मैक्सिमम एरिया कवर करता है। मतलब कहाँ कहाँ से इनकम करते हो और उस इनकम के हिसाब से टैक्स कैसे देना है, अंदर में उसका प्रोविजंस क्या है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे पॉपुलर जो हेड है, मतलब एक्चुअली पॉपुलर कुछ नहीं होता, मतलब यही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बता के रखा है कि भाई कहीं से भी कुछ इनकम करो, मैं आपके इनकम को 5 हेड्स में बांट दूंगा, जिसमें से एक हेड है आपका इनकम अंडर द हेड सैलरी। क्या हेड है सर, सैलरी। अरे जॉब करता है कि नहीं, लोग जो जॉब करते हैं उसी के बारे में बात कर रहा है। आप जॉब करते हो, बदले में आपको तनख्वाह मिलता है, सैलरी मिलता है उसको। इवन वेजेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सैलरी। वेजेस के बारे में सुने होंगे ना, जो लोग लेबर होता है सर, जो लोग लेबर होता है उनको वेजेस मिलता है, बट वेजेस इज ऑल्सो सैलरी। सर ये कैसा बात हुआ, सर रुक जाओ मैं अभी आपको समझाता हूँ कि वेजेस और सैलरी एक चीज क्यों होता है। ठीक है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट होता है, कब किसको वेज बोला जाएगा, कब किसको सैलरी बोला जाएगा, उसके बारे में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एकदम क्लियर कट बता के रखता है सर। तो आपको हर एक चीज को अच्छे से जानना चाहिए। तो ऐसे अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो इनकम अंडर द हेड सैलरी के बारे में इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 15 से लेके 17 के अंदर बात किया गया है सर। सेक्शन 15 से लेके 17 तक के अंदर इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी के बारे में बात बोला है। नेक्स्ट, और क्या इनकम कर सकते हैं सर, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, अनदर पॉपुलर हेड है सर। ठीक है, अनदर फेमस हेड, जिस हेड को बहुत ज्यादा मतलब इस हेड से भी इनकम बहुत अच्छा से होता है सर। सोसाइटी में लोगों का घर होता है, लोग घर को रेंट पे लगा देते हैं। क्या रे, लोगों का घर होता है, लोग घर को रेंट पे लगाते हैं ना, कि लगाए ना रेंट, बस जो रेंटेड इनकम होता है प्रॉपर्टी से उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलते हैं। सिंपल बात है, मैटर को एकदम सिंपल समझो। आपके पास एक्स्ट्रा घर है, आप उस घर को भाड़े पे लगा देते हो। ठीक है, मैंने घर भाड़ा दिए दी। ठीक है, घर को भाड़ा में दे देना, चाहे दुकान के लिए भाड़ा दे दो या किसी को रहने के लिए भाड़ा में दे दो, फर्क नहीं पड़ता। भाड़ा देना मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। चाहे आप किसी को बिजनेस करने के लिए रेंट दो या फिर किसी को नॉर्मल रहने के लिए रेंट दो, बट दोनों केस में वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर आता है। और इसके बारे में सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 के अंदर बात किया गया है सर। ठीक है, आगे चर्चा करूंगा जब एक एक चैप्टर के अंदर डीप डाइव होंगे तब और डिटेल्स में चर्चा जारी रहेगा सर। नेक्स्ट इनकम के बारे में मैं चर्चा करूंगा, इनकम अंडर द हेड बीपी, दैट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर इसके बारे में मैं क्या बोलूं, बिजनेस के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकता। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन जिसका होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन मतलब किसी भी तरह का बिजनेस करने वाले इंसान। और प्रोफेशनल्स में कौन आ जाते हैं सर, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रोफेशनल्स, जो प्रैक्टिसिंग होते हैं सर। ठीक है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग सीएमए, प्रैक्टिसिंग लॉयर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग टीचर, दे ऑल आर कम्स अंडर द प्रोफेशन हेड। ठीक है, तो जो लोग सरकारी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो जॉब करते हैं, उनका सैलरी है। पर जो लोग प्राइवेट ट्यूटर्स टाइप में होते हैं लाइक मी, ठीक है, इनको प्रोफेशंस कहा जाएगा। या फिर जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑब्वियसली प्रोफेशंस है। इस तरह का इंजीनियर अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो सैलरी लेके काम करता है, बट इंजीनियर अगर खुद का कंसल्टेंसी जॉब कर रहा है तो फिर इंजीनियर प्रोफेशंस कर रहे हैं। आप बात समझ रहे हो ना सर, बिजनेस एंड प्रोफेशंस के बीच में फर्क समझ में आ रहा है ना, कि किसको प्रोफेशन बोलेंगे और किसको बिजनेस बोलेंगे। बिजनेस मतलब नॉर्मल कोई भी बिजनेस, कोई दुकान लगाना, उस दुकान में प्रोडक्ट बेचना, सर्विस बेचना, रेस्टोरेंट को ओपन करके चलना। बट प्रोफेशंस में क्या होता है कि स्पेशल स्किल को यूज करके काम करना होता है। ठीक है, कि आपको कुछ आता है। ठीक है, आप कुछ चीज, जैसे कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को कुछ आता है तो मैं आपको स्पेशल स्किल के थ्रू से जो मुझे आता है
कॉमर्स का जो चीजें आप पढ़ रहे हो। ऐसे डॉक्टर, किसी को क्या बोलते हैं सर, किसी को हार्ट देखना आता है, किसी को नर्व देखना आता है, तो इस तरह से वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनते हैं। या फिर किसी को सब कुछ देखना आता है, जो मेडिसिन का डॉक्टर होता है, हम लोग बोलते हैं ना। हाँ बोलो सर, बोलो। एडवोकेट। हाँ, एडवोकेट इज ऑल्सो, एडवोकेट तो स्पेशल लॉ जानते हैं। मतलब बेसिकली जब स्पेशल नॉलेज के ऊपर बेस करके आप कोई काम करते हो तो उसको प्रोफेशन कहा कहता है सर। सिंपल बात है। प्रोफेशनल्स का मतलब ही होता है कि आपके पास वो एक स्पेशलिटीज है। जैसे मानो जो एक्टर्स होते हैं, जो एक्टर होते हैं, जो आपका डांसर होते हैं प्रोफेशनल लेवल में, ठीक है, ये लोग भी प्रोफेशनल्स है सर, बट इनको एक नाम कहा जाता है, एक्टर, डांसर, पेंटर। इसके बारे में बाद में आपको नोट्स लिखाऊंगा। एक्टर, डांसर, पेंटर, ये लोग भी प्रोफेशनल्स है, बट ये इनका वोकेशन है। क्या है इसका वोकेशन? स्पेशल आर्ट है ना सर। एक्टर हर कोई नहीं बन सकता, डांसर हर कोई नहीं बन पाता, पेंटर हर कोई नहीं बन पाता, सिंगर हर कोई नहीं बन पाता। तो जो वोकेशन भी होता है, बट वोकेशन बोल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ अलग हेड नहीं बनाया। वोकेशन बोल के कोई हेड नहीं है। आप बात समझ रहे हो सर? वोकेशन वाले को भी प्रोफेशंस के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो बिजनेस एंड प्रोफेशंस ये भी एक इनकम का जरिया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर। तो बिजनेस एंड प्रोफेशंस के बारे में सेक्शन 28 से लेके 44 AE तक बात किया गया है। मैं आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। ये सेक्शंस के अंदर ये सब सेक्शन बहुत वाइटल है सर। आप जो सोच रहे हो ना सर सेक्शन क्यों लिखा रहे हो, अरे भाई यही सब चीजें तो पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन में क्या बोला है। ये जान गया तो इनकम टैक्स जान गया, और क्या है। और इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल गेन क्या होता है? अरे भाई सर जमीन बेचना, प्रॉपर्टी बेचना, बेसिकली कोई कैपिटल एसेट्स है आपका, पूंजी, मूलधनी पूंजी है। मूलधनी पूंजी समझते हो? मतलब जैसे बिजनेस, मतलब जिसका एक अलग ही वैल्यूएशन होता है, जैसे जमीन बेचना, प्रॉपर्टी बेचना, ठीक है, ज्वेलरीज वगैरह में जो वैल्यूएबल ज्वेलरीज होते हैं, ऐसी चीजें बेचना जो बेच के आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, वैल्यूएबल है, तो कैपिटल गेन इनकम बोलते हैं। ऐसे लोग करते हैं ना, जमीन का धंधा वगैरह करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करते हैं। तो या फिर नॉर्मली आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप आज खरीदते हो, 10 साल बाद बेचते हो, तो आपको इनकम होता है। ऐसे इनकम को कैपिटल गेन इनकम कहते हैं। डिटेल्स चर्चा चलेगा सर सेक्शन 45 से लेके 55 के बीच में, इसके बारे में डिटेल्स चर्चा चलेगा सर। वेट एंड वॉच, क्या क्या होता रहता है देखते रहो। अच्छा, और क्या है सर? और कौन सा हेड बाकी रह गया मेरा? अरे बोलो सर। इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्स। थैंक यू सर। अदर सोर्स हेड के बारे में, अदर सोर्स हेड के बारे में मैं बस आपको इतना बोल सकता हूँ कि जिसको कहीं जगह नहीं मिलता उसको अदर सोर्स में जगह मिलता है। सेक्शन 56 से लेके 59 सर एग्जांपल, सर जैसे कि डिविडेंड इनकम, ठीक है। अरे सर आप लोग इनकम क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से डिविडेंड मिलता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो कंपनी का जो डिविडेंड मिलना होता है, या फिर आप लोग अगर लॉटरी जीतते हो, केबीसी जैसे कोई चीज जीतते हो, ठीक है, दादागिरी जीतते हो, कोई हॉर्स रेस के ग्राउंड में जाके घोड़ा में पैसा लगा के जीतते हो, लॉटरी जीतते हो, आप ड्रीम 11 जीतते हो। हाँ सर, ड्रीम 11 वगैरह जानते हो ना, बेटिंग करके जो जीतना होता है। मतलब किसी भी और तरह का इनकम जो बाकी जगह में, और भी डिटेल्स है, आई विल डिस्कस इन अदर सोर्स चैप्टर इन डिटेल्स, ठीक है। जो कहीं जगह नहीं मिलता जिसको, उसको जगह मिलता है अदर सोर्स में। 56 से लेके 59 के अंदर इसके बारे में एकदम डिटेल्स में चर्चा किया गया है। अब सेक्शंस जब एक एक करके समझ जाओगे, आपको पूरा का पूरा टैक्स ही समझ में आ जाएगा सर। तो इनकम अंडर द अदर सोर्स। सर ये पांचों हेड्स हो गया सर। क्या ये पांचों हेड्स करने से इनकम टैक्स हो जाता है? नहीं सर, बस इसके साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट भी करना होता है। ये 5 हेड्स के बाद आपको क्या करना पड़ता है? ये सब हेड्स ऑफ इनकम था। इसको अगर आप इन सिंपल क्या लिखोगे, इसको लिखोगे हेड्स। सर जरूरी है क्या कि सबका सभी हेड से इनकम हो? अरे एक इंसान एक साथ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, हर हेड से इनकम कर सकता है क्या? जरूरी नहीं है, कर भी सकता है। लेकिन नॉर्मल जो है सर, नॉर्मली देखा जाता है कि 1 या 2 सोर्स, 3 सोर्स या 4 सोर्स तक इनकम दिखता है। एक साथ 5 सोर्स मुझे तो आज तक बहुत कम दिखा है। ऐसे देखो, ये सिंपल बात है कि अदर सोर्स भी हो सकता है। नॉर्मली सैलरी और बीपी में नॉर्मली टक्कर होता है। ऐसा देखा जाता है कि जो जॉब करते हैं वो बिजनेस नहीं करता, और जो बिजनेस करता है वो जॉब नहीं करता, ऐसा देखा जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर?
ओके नेक्स्ट सर, जैसे आपका सारा का सारा हेड हो जाता है ना, अभी उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है जानते हो? उसके बाद आपको ना क्लबिंग देखना पड़ता है। क्लबिंग के बारे में मैं आपको 2 मिनट पहले समझा रहा था। क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब वही होता है ना, बच्चे के इनकम के साथ पेरेंट्स का इनकम को कैसे एडजस्ट किया जाता है। बिकॉज बच्चे का इनकम टैक्स नहीं होता सर, बच्चे का इनकम टैक्स नहीं होता, नॉर्मली उसको पेरेंट्स के इनकम के साथ जोड़ दिया जाता है। हस्बैंड अगर वाइफ के नाम पे इनकम शो करके इनकम को इधर उधर करना चाहता है तो इन दैट केस उसको भी क्लब कर दिया जाता है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट होता है, उसको एडजस्ट करके उसको भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं ये क्लबिंग। और एक होता है सर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं सर? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। एक्चुअली क्या होता है कि इनकम और लॉस एडजस्ट कर सकता है। सपोज से फॉर एग्जांपल आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड के साथ बिजनेस हेड का कुछ एडजस्टमेंट कर लिया, कैपिटल गेन के साथ, कैपिटल गेन के अंदर ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस तरह का इंट्रा हेड या इंटर हेड एडजस्टमेंट होता है। कितना तरह का? इंट्रा हेड या फिर इंटर हेड, इंट्रा हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट। मतलब सेम हेड के अंदर, मतलब सैलरी के अंदर ही सैलरी का एडजस्टमेंट हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी के साथ हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्टमेंट हो सकता है, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट होता है। आई विल डिस्कस लेटर सर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, जिन लोगों को पता है वो तो समझ ही रहे हो सर कि चल क्या रहा है। ओके तो क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इस तरह का चीजों को सर कहते हैं सर स्पेशल प्रोविजंस। क्या कहते हैं इसको? स्पेशल प्रोविजन। याद रखिएगा सर। हाँ, स्पेशल प्रोविजन कहते हैं सर। ये सेक्शन क्लबिंग के बारे में सर 60 to 65, क्लबिंग के बारे में 60 to 65 सेक्शंस के अंदर कहा गया है। और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 70 to 80। अब थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ नया नया सेक्शन जुड़ता है, वो मैं लास्ट में चर्चा कर लूंगा आप लोगों से, बट ये जनरल सेक्शंस का एरिया है। अब इसके बाद आपको जो टोटल करने का मौका मिलता है ना सर, ये टोटल करके आपको जो मिलता है, ये टोटल को कहते हैं सर जीटीआई के। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम से आपको माइनस करना पड़ता है सर। क्या माइनस करने का मौका मिलेगा है सर? आपको माइनस करने का मौका मिलता है सर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A, जिसमें 80C से लेके 80U तक सेक्शन है, जिसमें अलग अलग डिडक्शंस मिलता है एसएससी को। ठीक है, जो माइनस करने के बाद आपको जो अमाउंट मिलता है उसको हम लोग प्यार से कहते हैं, क्या कहते हैं प्यार से? नेट इनकम कहते हैं प्यार से। ठीक है सर, ये रहेगा इनकम टैक्स का बेसिकली। यही जो नेट इनकम आपका आया ना, यही इनकम आपका एक्चुअली टैक्सेबल इनकम बन जाता है। यही आपका टैक्सेबल इनकम बन जाता है। आप लोग कुछ दिन पहले, मतलब लास्ट क्लास में, कुछ दिन पहले मतलब लास्ट वीक में बहुत सारे इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे थे। आप लोग बस ये टैक्सेबल एरिया में आके कैलकुलेट कर रहे थे। आपको इनकम दिया जा रहा था, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट टैक्स शुड बी पेड। ये आप कैलकुलेट करके बता रहे थे मेरे को, है ना सर? लास्ट वीक में जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हर जगह में आपको इनकम दिया जा रहा था, आपको बस बोला जा रहा था कि भाई टैक्स कैलकुलेट करके बताओ। बट सर ये टैक्सेबल इनकम मतलब जहां पर जाके आप टैक्स कैलकुलेट करोगे और टैक्स पेमेंट करोगे, उससे पहले आपको ये सारा का सारा हेड भी समझना पड़ेगा। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? हेलो, ये जो नेट इनकम का एरिया है ना, ये आपको मैं लास्ट वीक में स्मॉल क्वेश्चंस के थ्रू से बता रहा था कि भाई टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करके बताओ कि उस इंसान को कितना टैक्स देना होगा। बट टैक्स देने से पहले आपको इतना सारा चीजें समझना पड़ेगा। आपको सैलरी हेड समझना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा, बीपी समझना पड़ेगा, कैपिटल गेन समझना पड़ेगा, अदर सोर्स समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लबिंग प्रोविजन समझना पड़ेगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डिडक्शन समझना पड़ेगा, तब जाके आप एक्चुअली नेट इनकम तक पहुंचते हो। और फिर जाके आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करके, टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट के घर में जमा करते हो। ये चलता है एक्चुअली टैक्स का प्रोसीडियर। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, अरे बोलो सर। अर्पिता, नंदिनी, बोलो। ओके सर, बेसिक बात है, मैं कुछ कर देता हूँ। बेसिक चर्चा चल रहा है, धीरे धीरे फिर से डीप डाइव करेंगे और एडवांस लेवल में पहुंच जाएंगे सर। अच्छा,
एक छोटा सा हेडिंग कर दो। जैसे ही आपका टैक्सेबल इनकम का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, फिर आपके सामने क्या चुनौती आ जाता है सर? आपके सामने ये चुनौती आ जाता है कि अभी आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार लिखा दे रहा हूँ सर। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, प्रोफॉर्मा बस का कर दे रहा हूँ। ये सब क्या है? कुछ नहीं, जैसे आपका टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है, नेट इनकम कैलकुलेट हो जाएगा, उसके ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे। तो उसका स्टेटमेंट नॉर्मली क्या होता है, जो नेट इनकम आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे सर, जो नेट इनकम आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे उसको आप यहाँ पर बस लिखिए, ठीक है। नेट इनकम आपका निकल जाएगा। नेट इनकम निकलने के बाद आपका नेक्स्ट काम रहेगा टैक्स लायबिलिटी करना, ठीक है। आप लोगों को तो पता ही है ना सर, टैक्स लायबिलिटी का रेंज अप टू 2.5 लाख नील, ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हो। तो टैक्स लायबिलिटी जैसे ही आपका कैलकुलेट हो जाए, टैक्स लायबिलिटी जो भी आपका पेमेंट होगा उसके ऊपर आपका क्या और ऐड हो सकता है सर? अगर आपको सारचार्ज मिलता है तो आप सारचार्ज ऐड कर दो। मैं और इसमें सारचार्ज का डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता है कि सारचार्ज कितना रेट, क्या क्या रेट का चलता है सर सारचार्ज? बोलो। 10, 15, 10%, 15%, 25%, 37%। वेरी गुड सर, ठीक है। अलग अलग रेट का सारचार्ज चलता है, ठीक है। इसके साथ आपको ऐड करना पड़ता है, अच्छा, या तो सारचार्ज होता है या फिर, या तो सारचार्ज होगा या फिर, अरे और क्या हो सकता है? सारचार्ज होता है या फिर उसके साथ, या आइदर सारचार्ज और रिबेट। वेरी गुड सर, या तो सारचार्ज होगा या फिर रिबेट होगा, ठीक है। आपको पता है ना सर रिबेट किसको लगता है? अंडर सेक्शन 87A, हाँ सर, अंडर सेक्शन 87A अगर किसी का इनकम 5 लाख तक के अंदर आता है, ठीक है, तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए रिबेट है सर, तो उनको रिबेट दिया जाता है 12,500 तक, ठीक है, अप टू 12,500। उसका भी क्या कैलकुलेशन है हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर चुका है, ठीक है। तो मैं बस वही आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में आपको नेट इनकम आएगा, टैक्स लायबिलिटी देना है, और टैक्स लायबिलिटी देने के टाइम पे हो भी सकता है कि आपको सारचार्ज लग जाए जब आपका इनकम 50 लाख क्रॉस करे, ठीक है। 50 लाख क्रॉस करने से सारचार्ज हमेशा नहीं लगता, हाँ सर, ठीक है। जब नेट इनकम ग्रेटर देन 50 लाख और ग्रेटर देन 1 करोड़, ग्रेटर देन 2.5, ग्रेटर देन 5 करोड़ ऐसा हो जाता है, तब आपका ये सब सारचार्ज लग जाता है। किसी में 10%, किसी में 15%, किसी में 25%, किसी का 37%, या फिर रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप टू 5 लाख तक इनकम के लिए, अप टू 5 लाख तक इनकम के लिए। ये तो नॉर्मल रूल है। अब ये अमाउंट जो भी एडजस्टमेंट होगा, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद या तो सारचार्ज होगा तो ऐड हो जाएगा, रिबेट होगा तो लेस हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, रिबेट होगा तो लेस हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो इनकम का कंडीशन आपका रहेगा, जो इनकम का कंडीशन आपका रहेगा, इस इनकम के साथ आप क्या कर दोगे सर? क्या ऐड कर दोगे? बोलो। हेल्थ एंड एजुकेशन। हाँ, Health and health education. and very good sir, health and Health and education says, very good sir, health and education says, ठीक है। जो करेंटली रेट चल रहा है 4%, ये ईयर टू ईयर वेरी करता है। ये करंट प्रोविजन से 4% का जो हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम पे, हेल्थ एंड एजुकेशन में डेवलपमेंट के नाम पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स पेयर से लेता है, हमसे मतलब एसएससी से चार्ज करता है। अब हेल्थ एजुकेशन के बाद ऐड कर दिया आपने, ठीक है, तो जो आपका जीटीआई था उसके साथ ये एडजस्टमेंट, अगर रिबेट सारचार्ज कुछ होगा तो एडजस्ट होगा, और उसके साथ आपको ये तो देना ही पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन से इसका 4%। इसके बाद आपका जो अमाउंट होगा उसको क्या बोलेंगे सर? इसके बाद आपका जो अमाउंट होगा ना, वो अमाउंट को क्या बोलेंगे? टैक्स पेएबल अमाउंट बोलेंगे, ठीक है। मैं कहाँ करूँ इसको, एक सेकंड, करने का जगह, यस इसी में हो जाएगा, मैं यहीं पर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये 4% ऐड करने के बाद आपका जो अमाउंट आएगा, इसको आप क्या बोल दोगे सर? ये आपका आ जाएगा टैक्स पेएबल अमाउंट, ठीक है। टैक्स पेएबल दिख रहा है ना आप लोगों को? टैक्स पेएबल अमाउंट, ठीक है, ये आपका टैक्स पेएबल अमाउंट होगा।
लेकिन इसके साथ और भी कुछ एडजस्टमेंट होता है सर। टीडीएस का कहानी है, अगर आपने टीडीएस पे करके रखा, टीडीएस क्या होता है, सैलरी बिजनेस में केस में ना ऐसे कुछ जगह होते हैं जहां पर आपको सैलरी देने के टाइम पे डिपार्टमेंट क्या करते हैं, आपसे टीडीएस ले लेता है। जो आपको मैंने सैलरी हेड समझाया था ना, डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, जैसे सैलरी पेमेंट कर रहे हो किसी को, तो आपका पेमेंट मिलने से पहले आपसे टैक्स पहले ही ले लिया जाता है। तो सपोज मानो कि किसी को सैलरी मिलने से पहले उससे टैक्स ले लिया गया, तो एक बार उसका टैक्स अगर पहले ले लिया गया तो फिर इनकम टैक्स कैलकुलेशंस के टाइम पे अगर प्रीवियसली कोई टैक्स वो पेमेंट करके रखा है टीडीएस के नाम पे, तो क्या वो टैक्स माइनस नहीं हो जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, तब तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। हाँ सर, टीडीएस क्या क्या मतलब होता है, मैं आपको अभी थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कुछ ऐसे इनकम होते हैं जैसे कि सैलरी, कमीशन, इसका पूरा लिस्ट है सर, इसका पूरा लिस्ट है। जिन लोगों ने करके रखा है उनको याद होगा, या फिर बाद में एक बार रिवाइज जरूर कर लो सर। टीडीएस का पूरा लिस्ट है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में जैसे कि किसी को सैलरी पेमेंट के टाइम पे, किसी को कमीशन देने के टाइम पे सरकार क्या करता है, टैक्स पहले काट लेते हैं। तो अगर आपका टैक्स पहले काट लिया है तो फिर आप तो फिर से सैलरी इनकम भी कैलकुलेशन किए, तो फिर आपके इनकम के अंदर तो ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है। अगर टीडीएस के नाम पे कोई अमाउंट पहले से दिया हुआ है तो उसको अभी आप माइनस करो, ठीक है, तो नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए ये बाद में चर्चा करूंगा सर, जब मैं टोटल इनकम फिर से करवाऊंगा ना, तो मैं आपके साथ फिर से चर्चा करूंगा ये टीडीएस वगैरह के सामने, डोंट वरी अबाउट दिस, ये क्या टीडीएस आ गया सर। सर और एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट बोलो सर, टीडीएस जैसे हम लोग माइनस कर सकते हैं और एक चीज भी माइनस करते हैं, टीडीएस या टीसीएस, या फिर आप इसको एडवांस टैक्स, मतलब ये दूसरा है एडवांस टैक्स, ठीक है। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स क्या होता है, जैसे कि मैं आपको आज स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बारे में बहुत सारा चीज बताया है ना सर। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बारे में बहुत सारा चीज मैं आपसे बात कर रहा था। नॉर्मली क्या होता है सर, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेमेंट करते हो असेसमेंट ईयर में, ये नॉर्मल है ना सर। प्रीवियस ईयर का इनकम का टैक्स पेमेंट करते हो असेसमेंट ईयर में, ये नॉर्मल पैटर्न है। प्रीवियस ईयर में इनकम करते हो, मतलब जिसको हम ऐसे करके बताते हैं कि प्रीवियस ईयर में कमा लो और असेसमेंट ईयर में गवा लो, ठीक है। टैक्स पेमेंट करोगे यहाँ पर, प्रीवियस ईयर में इनकम करते हो, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे कर दो। बट इन केस ऑफ एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स में क्या होता है, प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे किया जाएगा। से फॉर एग्जांपल 21-22 अगर करेंट प्रीवियस ईयर चल रहा है, तो इसी प्रीवियस ईयर में इसी पूरा प्रीवियस ईयर का टैक्स पेमेंट किया जाएगा, जिसको एडवांस टैक्स बोलते हैं सर। सर ये कैसे पता चलेगा कि उसको कितना इनकम होगा, सर ये प्रीवियस ईयर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख के, नॉर्मली सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी वगैरह के लिए एप्लीकेबल होता है, जिनका अमाउंट ऑफ इनकम लार्ज होता है उनके लिए एप्लीकेबल होता है। इसका भी एक पूरा प्रोविजन है कि किसके किसके लिए एडवांस टैक्स, इसका भी जिन लोगों ने करके रखा है नो, और जिनका नहीं वो फिर से बाद में करेगा। बट कहने का मतलब यही है सर, एडवांस टैक्स का मतलब ही होता है कि जब प्रीवियस ईयर का टैक्स आप प्रीवियस ईयर में ही पे कर देते हो, उसको एडवांस टैक्स कहलाता है। और अगर आपने किसी भी तरह का एडवांस टैक्स दे के रखते हो ना, तो टैक्स स्टेटमेंट कैलकुलेट करने के टाइम पे आप उसे भी माइनस कर दो। सर एक्चुअली ये आप लोग नीचे नीचे करना, मेरे यहाँ पर जगह नहीं था बोल के मैं साइड में किया, ये एक्चुअली पूरा प्रोफार्मा चल रहा है। नेट इनकम, ये आपका नेट इनकम आ गया था, फिर इसी नेट इनकम को मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, फिर वहां से टैक्स लायबिलिटी आपने कैलकुलेट किया। अगर सारचार्ज है तो सारचार्ज ऐड कर दो, अगर रिबेट है तो रिबेट लेस कर दो, उसके साथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दो। क्या रिबेट और सारचार्ज एक साथ आएगा? नहीं सर, रिबेट आएगा तो सारचार्ज नहीं आएगा, सारचार्ज आएगा तो रिबेट नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा सारचार्ज देना पड़े। अगर आपका इनकम 50 लाख, 1 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ ज्यादा होता है तभी जाके सारचार्ज देना। और रिबेट भी हमेशा नहीं आता, अगर आपका इनकम 5 लाख तक के अंदर आता है तभी जाके आपको 12,500 तक का रिबेट मिलता है, ये आप लोग जानते हो सर, ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट करना है करने के बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा, उसके बाद जो अमाउंट होगा वो आपका टैक्स पेबल अमाउंट होगा। इस टैक्स पेबल अमाउंट से अगर आपने पहले कुछ टीडीएस देके रखा तो उसको माइनस कर दो, अगर पहले कुछ एडवांस टैक्स भी आपका अमाउंट पेबल है, मतलब पेड किया हुआ है, उससे भी माइनस कर दो। और अल्टीमेटली न्यूली अगर आपको जो भी, अगर ये सब देने के बाद कुछ भी बचता है, कुछ भी आपको वैल्यू बचता है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, नेट टैक्स पेबल। नेट टैक्स पेबल इसको बोलते हैं सर, नेट टैक्स पेबल। ये है पूरा का पूरा कंप्लीट जर्नी ऑफ टैक्स। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? बताइएगा।
टैक्स का पूरा जर्नी का जो प्रोफार्मा है, मतलब जो रेलगाड़ी चलता है टैक्स का, वो रेलगाड़ी झमाझम कैसे करके चलता है यार, कहाँ जाके रुकता है और रुकने के पहले क्या क्या एडजस्टमेंट करता है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा चर्चा ही एक्चुअली इनकम टैक्स है। अब इसी के ऊपर बेस करके जैसे देखो ना इनकम टैक्स का जर्नी कैसे चलेगा। आपको पहले सैलरी समझना पड़ेगा, ठीक है, द मोस्ट वाइटल एरिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड सैलरी फर्स्ट, बिकॉज सैलरी बहुत ही फेमस चैप्टर है सर, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप कोई भी चैप्टर पहले समझ सकते हो सर, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब कैपिटल गेन पहले समझोगे तो फिर कुछ गलत नहीं हो जाएगा, बट ये एक नॉर्मल पैटर्न दिखता है। बट क्योंकि किसी के चैप्टर के साथ किसी चैप्टर का वैसा कोई लिंक अप नहीं है, सब अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम है, तो ये अलग अलग हेड्स आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यू हैव टू नो ईच एंड एवरी हेड क्लियरली, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, बीपी हेड, कैपिटल गेन हेड, अदर सोर्स हेड। इफ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी हेड, हर हेड में क्या क्या खेल है सेक्शन वाइज बता के रखा है, 15 से लेके 17, मतलब और भी सब सेक्शंस वगैरह भरा हुआ है। सेक्शन 15 से 17 यहाँ पर, 22 से 27 यहाँ पर, 28 से लेके 44 एई बिजनेस के केस में, कैपिटल गेन फ्रॉम 45 टू 55, अदर इनकम फ्रॉम क्या बोलते हैं उसको, अदर सोर्सेज 56 टू 59, ठीक है। फिर अगर कुछ क्लबिंग वगैरह करना है 60 टू 65, स्टेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करना है 70 टू 80, मतलब वो इंटर हेड और इंट्रा हेड एडजस्टमेंट चलता है, लॉस एडजस्ट करना वगैरह ये सब भी होता है, ठीक है। तो तब जाके आपको जीटीआई मिलेगा, वहां से आपको डिडक्शन देना पड़ेगा 80 से 80, तब जाके आपको नेट इनकम मिलेगा। नेट इनकम के अंदर आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होना होगा। अगर उसमें अगर आपका सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज दो, रिबेट मिलेगा तो रिबेट लो, जो भी होगा कोई भी एक आएगा वो लो, अगर दोनों में से कोई नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको सरचार्ज भी नहीं देना पड़ रहा है और रिबेट भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा भी इनकम ग्रुप है ना सर, जिनको सरचार्ज भी नहीं देना पड़ता और इनकम जिनके लिए रिबेट भी नहीं है, बेसिकली मिडिल क्लास, ठीक है। सरचार्ज इज फॉर रिच क्लास, ओके। सरचार्ज कब आएगा, जब आप रिच क्लास का कैलकुलेट करोगे, मतलब जिसका एनुअल इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाता है, जिसका एनुअल इनकम ग्रेटर देन 50 लाख है, उनको एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिच ही मानते हैं, तभी तो एक्स्ट्रा टैक्स ले रहा है। मतलब कौन रिच है, कौन मिडिल क्लास है, कौन लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, इसके लिए आपको एकदम बेसिक सा सिंपल सा चीज समझना पड़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है उसके हिसाब से आप समझ जाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है सर? मतलब जिसको हम लोग ऐसे बंगाली में बोलते हैं ना, के बड़े लोग और के गरीब लोग, अब बड़े लोग गरीब लोग का डेफिनेशन आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो डिपार्टमेंट का सिस्टम से ही समझ में आ जाएगा। अगर इनकम, बात को ध्यान से सुनिए सर, बड़े लोग गरीब लोग मतलब बड़ा रिच पर्सन, मिडिल क्लास पर्सन, लोअर मिडिल क्लास पर्सन एंड पुअर पर्सन का डेफिनेशन क्या है। इनकम अगर ग्रेटर देन 50 लाख जा रहा है आप रिच में आ जाते हो सर, ये रिच क्लास है। एनुअल, हाँ ये सब एनुअल इनकम है, बात को समझिए सर, रिच क्लास। अगर आपका इनकम 5 लाख से 50 लाख के बीच में है एनुअली, तो आप बेसिकली मिडिल क्लास टू हायर मिडिल क्लास हो, ठीक है, मिडिल क्लास टू हायर मिडिल क्लास। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो सर, सिस्टम समझ पा रहे हो देश का। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है, आप क्या हो सर, बोलो, आप लोअर मिडिल क्लास हो, मतलब फैमिली के हिसाब से बात चल रहा है। अगर आपका इनकम लेस देन 2.5 लाख है, क्या है सर, लेस देन 2.5 लाख, तो बेसिकली आप क्या हो, समझ में आ रहा है सर, लेस देन 2.5 लाख। तो गवर्नमेंट इनसे कोई टैक्स ही नहीं लेता ना सर, गवर्नमेंट इनको टैक्स एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो अगर आपका इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि भाई ठीक है आप मेहनती हो, गरीब है, गरीब तो किसी को बोलना नहीं चाहिए, ऐसे भी गरीब कोई होता नहीं है, बट फिर भी इनको एक्चुअली 4 सेक्शंस में डाल दिया जाता है, ठीक है। आप बात को समझो सर, तभी ना गवर्नमेंट ने इस तरह का किया। मैं ये इसलिए इस तरह का डेफिनेशन कहीं पर भी बोला हुआ नहीं है कि 2.5 लाख के नीचे होने से वो पोर होगा, 2.5 लाख से 5 लाख में वो लोअर मिडिल क्लास होगा। ये तो मैं आपको एक कॉमन सेंस में समझा रहा हूँ, क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो सर? ऐसे कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं है। ऐसे तो एक डेफिनेशन है पॉवर्टी के ऊपर, अगर किसी का इनकम पर डे 30 टका करके है, गांव में अगर इनकम 30 रुपीज है और 50 रुपीज, ऐसा कुछ इनकम का एक स्लैब है, कांग्रेस के जमाने में निकला था, उसको अभी भी माना जाता है कि 30 रुपीज इन विलेज एरिया, 50 रुपीज फॉर सिटी एरिया, तो फिर वो गरीब नहीं है, उसके नीचे जो होंगे वो गरीब है।
लेकिन वो छोड़ो सर, बट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं समझ गए? वो किस तरह से ये वाला, ये और क्या दिखेगा, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये तो मैं ऐसे ही लिखा, ये जस्ट ओनली फॉर योर कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस बिल्डअप था, ये कोई किताबी बात नहीं था या फिर कोई प्रोविजंस नहीं है। ए सर, ये कोई प्रोविजंस नहीं है, ये जस्ट एक मैं कॉमन सेंस बिल्ड कर रहा था आपको समझाने के लिए कि हमारे देश में किस तरह से इनकम ग्रुप को डिवाइड किया गया, ताकि आप लोगों को याद आ जाए ना, मतलब किसको सरचार्ज देना है। आप बात को समझो, आप सरचार्ज के लिए प्रोविजंस को याद रखोगे। आप सोचते होंगे ना, अरे भाई सरचार्ज लगेगा, भाई कब सरचार्ज लगेगा, इसके लिए इतना वरी होने का क्या जरूरत है। सरचार्ज तभी लगेगा जब उसका इनकम 50 लाख क्रॉस करेगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सरचार्ज आ जाएगा। रिबेट तब लगेगा जब किसी का इनकम 5 लाख से नीचे होगा या अप टू 5 लाख होगा, मतलब बेसिकली मिडिल क्लास के बारे में बात चल रहा है, बेसिकली मिडिल क्लास के बारे में बात चल रहा है, या फिर लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बात चल रहा है, तभी जाके रिबेट का सवाल आपके मन में आना चाहिए। तो रिबेट किसको मिलेगा, सरचार्ज किसको मिलेगा, किसी के लिए कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि जो 5 लाख से 50 लाख वाले हैं, जो एकदम प्योरली मिडिल एंड हायर मिडिल क्लास है, इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, नॉर्मल है, ना सरचार्ज है ना रिबेट है। बोलो सर, बड़ा ही साइंटिफिक है ना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आप इसको याद रखने के लिए ज्यादा ब्रेन में प्रेशर भी नहीं देना है आपको, आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हो। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? हाँ, अगर आप इनकम स्ट्रक्चर को समझ जाओगे तो क्या आपको सरचार्ज और रिबेट को याद रखना पड़ेगा? हाँ, ऐसे ही याद रह जाएगा मेरे हिसाब से। अरे सर बोलो, सही बोला कि नहीं? हाँ सर, ऐसे ही याद रह जाएगा। मतलब उसके लिए आपको इतना चिंता करके भाई सरचार्ज कब लगता है, अरे भाई सरचार्ज रिच क्लास पे लगा जाता है। सर रिबेट किस पे लगता है? रिबेट मिडिल क्लास पे लगता है, बेसिकली लोअर मिडिल ग्रुप इनकम पे लगता है, लोअर मिडिल क्लास के लिए अप टू 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख के नीचे तो टैक्स ही नहीं है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। इनकम टैक्स को अगर समझना चाहते हो, इनकम टैक्स को अगर दिल से समझना चाहते हो, तो ये सबसे बेहतर वे था। ये लिखने वाले के लिए, ये लिखने के लिए नहीं था सर, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और ये कोई प्रोविजन नहीं था। दिस इज द प्रोविजन कि इसको अच्छे से एक बार जरूर आप कॉपी में नोट कर लिया ना सर, ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम, ये क्लियर है कि नहीं? बोलो सर। ये जो जर्नी मैंने आपके सामने लिखा ना, ये जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन, ये पूरा जर्नी कंप्लीट कर लोगे तो इनकम टैक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग रिवाइज कर रहे हो इनकम टैक्स को, उनके लिए भी बोलूंगा कि जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे अगर आप रिवाइज भी करोगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, आप इस तरह से रिवाइज भी करो एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छे से आप रिविजन भी कर सकते हो और एकदम सिंक पे रहोगे। मतलब किसके बाद किसको करना चाहिए, किस तरह से याद करना चाहिए, आपके मन में एकदम हमेशा सटा रहेगा। ओके सर, चलो अब क्या करेंगे सर? सर अब कुछ नहीं, चलो फटाफट, जैसे कि मैंने हेड का नाम लिया आज, तो क्यों ना हेड्स के बारे में कुछ बातें स्टार्ट कर दिया जाए। अरे मैंने हेड्स के बारे में नाम लिया तो फिर हेड्स के बारे में स्टार्ट कर दिया जाए चर्चा। तो मैं एक काम करूंगा, पहले हर एक चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा आपके साथ। जैसे मैं स्टार्टिंग हेड कर रहा हूँ सर, सैलरी हेड। ठीक है, सैलरी हेड, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो सर, इनकम अंडर द हेड सैलरी। इसके बारे में सेक्शन 15 से लेके 17 के अंदर बहुत अच्छे से बोला गया है सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। मैं अंदर में आपको अलग अलग और स्पेसिफिक सेक्शन वाइज बात करूंगा, ठीक है, बट करेंटली स्पेसिफिक सेक्शन छोड़ो, अब नॉर्मली सैलरी होता क्या है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन है अबाउट सैलरी, वो पहले आप मेरे साथ साथ फटाफट लिख लो सर। ठीक है, सैलरी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप मेरे साथ फटाफट लिख लो, बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है अबाउट सैलरी। मतलब ये शॉर्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हेड का शॉर्टकट बात करूंगा, अभी समरी बात करूंगा। एनी इनकम, सैलरी इनकम किसको बोलेंगे? एनी इनकम इज चार्जेबल under the head salary if the relationship between pair, एकदम बेसिक चर्चा कर रहे हैं सर हेड्स के, सैलरी हेड्स के बारे में। एनी इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इफ द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई, कौन है सर? पेयर एंड पेई,
पेयर पे ही कौन होता है सर? मतलब एक बंदा पे करेगा, दूसरा बंदा पेमेंट लेगा, हाँ सर, एक पेमेंट करेगा और एक पेमेंट लेगा। तो अगर मैं आपको बात करूं सर, पेयर एंड पे रिलेशनशिप, आप लिखिए सर, एनी इनकम इज चार्जेबल अंडर द सैलरी इफ द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे is the relationship of employer and employee. Point to be noted sir, point to be noted. employer and employee relation अगर आपको नहीं दिखे, एग्जाम में ना ऐसे सवाल ऐसे कर देगा ना, आपको इनकम आइडेंटिफिकेशंस के लिए बोल देगा भाई ये कौन सा हेड में जाएगा, तो आपको बस बेसिक पे टिका रहना है कि क्या रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला है, तभी जाके वो सैलरी हेड में जाएगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन बनता नहीं है तो फिर वो सैलरी हेड में नहीं जाएगा, तो फिर उसका अलग हेड होगा। सर कैसे? वेट सर, मैं एग्जांपल्स क्रिएट करता हूं अभी, लेकिन बिफोर दैट क्या एक ड्राइंग हो जाए सर? सर मैं तो पाब्लो पिकासो हूं, आप लोग तो जानते हो, तो मैं अपना पाब्लो पिकासो वाला ड्राइंग आपके सामने करता हूं, ठीक है सर? सर मजाक बहुत कर लेते हो आप, देखो ऐसा इंसान ड्रॉ करूंगा ना, आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। अरे वाह, ऐसा ड्राइंग सर एकदम, मुझे तो सर एकेडमी अवार्ड नहीं, एकेडमी नहीं, क्या मिलता है रे ड्राइंग्स के लिए, भूल गया। चलो कितना सारा पैर हो गया इसका पता नहीं, ये एक है, ये एक इंसान है सर, ऐसे इंसान आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे, बट मैं ऐसा इंसान बना लिया। सर ये बड़ा सर वाला जो है ना, ये एम्प्लॉयर है, और ये जो छोटा वाला है ना, ये एम्प्लॉय है, जिसका मुंह थोड़ा छोटा है, ऐसे ट्रायंगल के स्टाइल का। ऐसा मुंह शायद मैंने नहीं देखा कभी जिंदगी में, बट मैंने ड्राइंग कर दिया। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इसमें कौन किसको सर्विस प्रोवाइड करता है, जल्दी बोलो सर। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर के सर्विस प्रोवाइड करो। अच्छा मतलब उल्टा होगा, ऐसा हो जाएगा सर, ये इसको सर्विस देता है। चलो बढ़िया है, एम्प्लॉय देता है सर्विस एम्प्लॉयर को, वेरी गुड। तो एम्प्लॉय क्या करता है? सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये हो जाएगा सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है सर। तो यहाँ पर एम्प्लॉय देता है सर्विस एम्प्लॉयर को, लेकिन पेमेंट कौन किसको करता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के। वेरी गुड सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करता है। बेसिक बात है सर, आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को, बट पेमेंट करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। जिस पॉइंट पे ये रिलेशन टिक जाए ना, जिस पॉइंट पे ये रिलेशन टिक जाए, आप समझ जाना कि वो तो सैलरी हेड वाला बात चल रहा है। चलो सर थोड़ा सा लिखिए मेरे साथ साथ, थोड़ा मेरे साथ साथ और थोड़ा सा कुछ बात लिखिए। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड by the partner from the partnership firm। क्या लगता है सर, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, ये कौन सा हेड में जाएगा? सैलरी हेड में जाएगा। पार्टनरशिप फर्म के तरफ से पार्टनर को अगर सैलरी मिलता है या रेम्यूनरेशन मिलता है, क्या वो सैलरी हेड में जाना चाहिए सर? क्या लगता है? नो सर, फिर कौन सा हेड में जाएगा? अदर सोर्स होगा। हाँ, अदर सोर्स। अदर सोर्स, सबको क्या लगता है ये अदर सोर्स हेड में जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। थैंक यू ताता। देखो सर गलती कर रहे हो आप लोग। सर पार्टनरशिप बिजनेस है, प्रोफेशन है। पार्टनर जो बनते हैं
नॉर्मली बिजनेस में या तो बिजनेस का पार्टनर होगा या तो प्रोफेशंस का पार्टनर होगा, या तो चार्टर्ड फर्म, लॉ फर्म, सीएस फर्म, या फिर कोई बिजनेस में पार्टनर बना है, तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशंस में जाएगा, अदर सोर्स में क्यों? सिली मिस्टेक मत करो सर। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल, वेरी गुड सर, इज टैक्सेबल अंडर द हेड बीपी, अंडर द हेड बी एंड पी, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखाया, जैसे जब चैप्टर पढ़ेंगे ना बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक अलग ही चैप्टर है पूरा, उसमें और डिटेल्स चर्चा करेंगे सर, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट करेंटली मैं चैप्टर का डिटेल्स चर्चा नहीं करूंगा, करेंटली तो मैं आपको बस सैलरी के बारे में कुछ बता रहा हूँ। रेम्यूनरेशंस रिसीव्ड बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल अंडर द हेड बीपी। ओके, तो क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला कि नहीं है, मतलब बीपी में जाएगा बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एक्चुअली यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर आप लिखिए बिजनेस एंड प्रोफेशंस एज द रिलेशनशिप बिटवीन, आप जस्ट लिखिए एज द रिलेशनशिप between partner and partnership firm, relationship between partner and partnership firm। आपको बात समझ में आया सर? रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। मतलब आप इस तरह से भी इमेज करके भी बना सकते हो, 2 मिनट लग जाएगा। से फॉर एग्जांपल ये एक फार्म है, ठीक है, ये एक फार्म है सर, ये क्या है सर? दिस इज अ फार्म, ओके, एंड ये एक छोटा गोल वाला, दूसरा और एक तीसरा, ठीक है। ये लोग कौन है सर? तो ये लोग पार्टनर बनने वाला है। कैसा पार्टनर? इन लोगों का लाल लाल आंख बना दो, ठीक है, ये लोग पार्टनर है सर, ठीक है सर। ऐसा नाच तो आप लोग कभी नहीं सोचे होंगे, इसका भी नाक बना देते हैं सर। ये एक्चुअली खड़ा है सर, नाच नहीं रहा है। ये लोग कौन है? दे आर पार्टनर सर, पार्टनर, ठीक है। तो पार्टनर्स, ये लोग पार्टनर है पार्टनरशिप बिजनेस में, और ये क्या है? पार्टनरशिप फार्म, ठीक है, पार्टनरशिप फार्म है ये। तो पार्टनरशिप फार्म के साथ पार्टनर का रिलेशन क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला है? बताओ सर। ये लोग बिजनेस कर रहे हैं अपना, इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है क्या? नो सर। वेरी गुड सर। तो बस लिखिए नॉट ए रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है सर, नॉट ए रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के साथ पार्टनरशिप का रिलेशन इस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला नहीं है, तो उन्हें भी रेम्यूनरेशन मिलता है बट वो सैलरी हेड में नहीं जाएगा। पार्टनरशिप फार्म से पार्टनर को जो मिलता है, पार्टनरशिप फार्म से पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है सर, ये सैलरी नहीं है, ये इनका प्रॉफिट का पार्ट है। पार्टनरशिप बिजनेस में जब आप लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स करते हो तो क्या उसमें सैलरी बांटते हो सर? उसमें कैपिटल अकाउंट बना के आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, है ना? आप लोग जानते हो, मेरे से बेहतर जानते हो, आप लोग बहुत अच्छे से करते हो सर मैम के पास। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि जब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप नहीं मिल जाता तब तक सैलरी हेड में नहीं जाएगा। ये बात याद रखिए सर, बहुत वाइटल पॉइंट है, और आइडेंटिफिकेशंस भी करने में आपको बहुत मदद करेगा, बिकॉज जब तक आप इनकम को आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते तब तक आपको मुश्किल हो जाएगा सर। इनकम टैक्स का ये भी एक बहुत बड़ा काम है। नेक्स्ट, अच्छा हेडिंग करना सर, इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, देखो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन सैलरी, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन सैलरी। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट, रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इसके बिना तो बात बनेगा ही नहीं।
इसके बिना तो बात बनेगा ही नहीं। जब तक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं बन जाता तब तक वो सैलरी हेड होगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट 2, वेजेस एंड सैलरी का एक पॉइंट है सर, वेजेस एंड सैलरी। मैं आपको बोल रहा था ना कुछ देर पहले कि सर वेजेस का कॉन्सेप्ट एक होता है। सर वेजेस किसको मिलता है? हाँ नंदिनी बोल। लेबर को, और पिता वेजेस का के दिया है बोल। वर्कर वर्कर। सैलरी किसको दिया जाता है? सैलरी किसको दिया जाता है? एम्प्लॉय एम्प्लॉय। ओके सर, देखो ये बेसिक फर्क देख लो सर, दोनों में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है, बट एक छोटा सा इंग्लिश वाला फर्क है। इंग्लिश वाला फर्क है, ये फर्क इंग्लिश का है। वेजेस इज पेड टू मैनुअल वर्क। सर वेजेस मैनुअल वर्कर के दिया है और सैलरी नॉन मैनुअल वर्कर। थैंक यू सर, वही मैं बोला ना, वेरी गुड सर। इंग्लिश का फर्क है थोड़ा सा, बाकी कुछ फर्क नहीं है। वेजेस इज पेड टू मैनुअल वर्कर एंड सैलरी पेड टू नॉन मैनुअल वर्कर। बस देखो इंग्लिश का फर्क हो गया ना, एक मैनुअल और एक नॉन मैनुअल। मतलब जो लोग एक्चुअली अपना फिजिकल हेल्थ को यूज करके काम करते हैं ना, बेसिकली लेबर जिसी को हम लोग बोलते हैं ना, वो अपना फिजिकल दम लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, है ना, मसल्स पावर यूज करके काम करते हैं खुद का, है ना। जैसे वजन उठाना, कुली होता है ना, कुली, या फिर जैसे कि लेबर लोग, जैसे अगर आपको मैं ट्रांसपोर्ट एरिया दिखाऊं अपना बड़ा बाजार में, आपको बहुत दिखेगा, ठीक है। बड़ा बाजार में बोलते हैं सर मोटिया, क्या बोलते हैं जानते हो? वहां पर लैंग्वेज चलता है मोटिया। अरे सुने हो कि नहीं? मोटिया मजदूर यूनियन बहुत सारा है उधर। ये देखो बड़ा बाजार में ये लोग देख रहे हो सर, ये लोग बड़ा बाजार में मोटिया है, देख रहे हो सर, कंधे में गमछा, ठीक है, और ऐसे करके ये लोग पूरा बड़ा बाजार को यही लोग चलाते हैं सर। अगर कभी आप लोग बड़ा बाजार विजिट करते हो तो आप लोग बड़ा संभाल के चलिए, क्योंकि ये लोग इतना स्पीड में रहते हैं इधर से उधर सामान ले जाने में, ये लेकिन किसी को धक्का ऐसे देता नहीं है, इतना मेहनत करके ये लोग मतलब अपना लेबर ही करते हैं। तो ये जो ये लोग होते हैं सर लेबर, ओके। ये लोग होता है मैनुअल वर्कर, बिकॉज ये अपना मेहनत से सामान उठाते हैं सर। ये अपने मेहनत से शरीर का मतलब बॉडी का जो क्या बोलते हैं उसको, ताकत है, उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये लोग लेबर है तो इसका इनकम कम है। मैं ऐसा बहुत सारा लोग है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ इनको कितना सैलरी वेजेस मिल जाता है, जानते हो? किसी को आइडिया है सर कितना वेजेस मिल सकता है? ये जो लेबर लोग हैं इनका कितना वेजेस हो जाएगा? एनी आइडिया? नो आइडिया? किसी को आइडिया नहीं है? डेली का ये सर कम से कम 300 से 350 मिनिमम, अगर डिपेंड करता है 400-500 भी हो जाता है, डिपेंड। उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये मंथली का 10 से 12 हजार तो कम करके कमा ही लेते हैं, कम से कम बोल रहा हूं मैं, ये इससे ज्यादा भी है। कुछ लेबर होता है जो लोग 15,000 तक भी कमाते हैं। सर आरो बेसी है। हाँ मैं एक एवरेज में बोल रहा हूँ, मैं एक एवरेज में बोल रहा हूँ, पर डे के हिसाब से 300-350 तो एवरेज है। এটা কি ঠিক বলছি কি তথা? এভারেজ 300-350? স্যার এই রেট এখন আর নেই। এখন আর নেই? তাহলে এখন কত চলছে বল? डेली 500? সময় লোক কম না, হ্যাঁ 500 600 500-600, चलो न्यू रेट आ रहा है सर अभी 500-600 के नीचे डेली का, मतलब मंथली इनका इनकम हो जाएगा 15,000 से लेके 16,000, है ना सर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर हमारे सोसाइटीज में जो सैलरी में जॉब करते हैं, हम लोग जानते हैं, बट जिनका सैलरी कितना हो जाएगा, ऐसा भी लोग है ना सर 10,000-12,000 का सैलरी में काम करते हैं। एक परसेप्शन है कि वेजेस मतलब कम होगा और सैलरी मतलब ज्यादा होगा, ऐसे परसेप्शन है ना लोगों के अंदर, कि अगर मैं बहुत ज्यादा गलत नहीं हूं तो वेजेस मतलब और कितना कमा लेगा। जैसे कल मैं एक टोटो वाला के साथ एक जगह गया था, थोड़ा सा काम था, तो टोटो में आ रहा था, वो उबेर में टोटो बुक किया था। आप लोग कभी किए हो सर उबेर में टोटो बुकिंग? अरे मैंने कल फर्स्ट टाइम किया था उबेर में टोटो, आप लोगों ने कभी किया?
किसी ने नहीं किया? ओके, तो मैं टोटो वाला से बात कर रहा था, तो टोटो वाले जो उसका तो अगर आई डोंट नो कि उसको क्या मतलब उसका खुद का टोटो है किसी और का, तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो बता रहा था कि वो पर डे उसका 16 ट्रिप हो जाते हैं। तो मैंने हिसाब लगाया कि मिनिमम ट्रिप का फीस क्या हो जाता है, तो बोलते थे कि एवरेज 50 करके तो मिल ही जाता है। तो 50 करके अगर 16 ट्रिप मारता है तो कम से कम 800, लेकिन ऐसा नहीं 800 से ज्यादा ही मिल जाएगा, बिकॉज कोई कोई ट्रिप तो 100-150 का भी होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज उसका इनकम है पर डे का। इसका मतलब वो 1000 इंटू 30,000 तो आराम से कमा लेते हैं। तो टोटो वाला बता रहा था कि अभी तो फिर भी टोटो ज्यादा हो गया है, पहले पहले जब वो टोटो मतलब लिया था उस टाइम पे पर डे का 1500 कमा लेता था सर, पर डे का 1500। मैं उनके साथ हिसाब किताब कर रहा था कितना ट्रिप हो जाता है, क्या रेट चलता है, मैं सब सर्वे करता रहता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं करता रहता हूँ। क्यों सर? इकोनॉमी को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी। तो 1500 करके 30 डेज का कितना हो जाता है? 45,000। सर आजकल तो लोगों को कॉर्पोरेट जॉब तक नहीं मिलता इस तरह से, क्या रे, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? एक टोटो वाला 30,000 से लेके 45,000 तक कमा लेते हैं, अगर ठीक ठाक, अगर खुद का टोटो है तो मिलेगा, अदरवाइज तो मालिक के पास चला जाएगा, जिसका खुद का है उसी को मिलेगा। अगर किसी ओनर का है तो फिर ओनर उसको क्या देगा, उसको सैलरी पे करेगा, है ना सर? अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या आप लोगों को आइडिया था सर कि टोटो वाला कितना कमा सकता है? किसी को? তথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস, তাই তো তথা? কি দাদা এটা ঠিক বলেছি? এরকমই হয় তো নাকি রে? হ্যাঁ স্যার, বেশিও হয়ে যায় অনেকের। एग्जैक्टली सर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर। इकोनॉमी में मतलब वैसे वो एक्चुअली टोटो वाला के साथ किसी का झगड़ा लड़ाई हो रहा था, तो ऐसा नहीं समझना है कि मतलब टोटो चलाते हैं तो फिर गरीब होगा, नहीं, ऐसा बात नहीं, ठीक है। बात इस पर एकदम डिपेंड नहीं करता, तो ऐसा परसेप्शन कभी ना रखिए। तो जो भी हो, तो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल अंडर बीपी। अच्छा इसमें, अच्छा मैंने पूरा रब कर दिया रे, मैंने कुछ लिखाया था, अभी तो रिसेंटली एक आर्टिकल आया था। हाँ बोलो। हाँ बोलो सर बोलो। रिसेंटली एक आर्टिकल आया था कानपुर में, 250 हाँ। जो चाट पापड़ी बेचते हैं वो लोग मिलियनर्स है। 250 चाट पापड़ी जो बेचते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, चाट पापड़ी, हाँ 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 हाँ, वो लोग मिलियनर्स हैं। मिलियनियर्स है, यस सर, वेरी गुड। भुवनेश्वर ओडिशा में भी। ओडिशा में भी? अरे बाप रे। हाँ, ऐसे भुवनेश्वर का तो स्टैंडर्ड ऑफ ऐसे लिविंग कैसे बहुत हाई possible है। है? हाँ मिलियनेयर, बाप रे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अरे पॉसिबल मिलियनर मतलब मिलियनियर, पॉसिबल नहीं, इट्स हार्डकोर ट्रू, हार्डकोर ट्रूथ है ये। ऐसे पॉसिबल कैसे है? कभी उनके दुकान के, हाँ बोलो सर। जी, भुवनेश्वर में मैं खुद बात की हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे तो यहाँ पे खुद का बहुत सारा घर है, भाड़े पे दिए हैं, ऐसे तो बोलते हैं। हाँ बोलते हैं कि तुम ही लोग आके रहते हो। हाँ एग्जैक्टली एकदम गलत नहीं बोल रहे हो। अरे सर तुम कैसे बात करते हो? मेरा मैं जिन यहाँ पर केष्टपुर में मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैं जिससे सब्जी लेता हूँ, वेजिटेबल्स लेता हूँ, उसी का केष्टपुर में 3 फ्लैट है सर, ठीक है। वो सब्जी बेच के केष्टपुर एरिया में उसका मंथली इनकम है अराउंड 1 लाख, अराउंड 1 लाख। तो मिलियनियर तो हो ही गया ना सर। हाँ, अराउंड 1 लाख उसका मंथली इनकम है। उसका एक लड्डू का भी फैक्ट्री है, वो हफ्ते में 2 दिन अपना सब्जी दुकान बंद रखता है और वो जाता है बोनगा साइड में, जहां पर उसका लड्डू का है, जैसे कि वो गांव साइड में छोटा छोटा दुकान में लड्डू मिलता है ना सर, पीला पीला कलर का जो लड्डू, थोड़ा सा कम दाम होता है, 3 टका 4 टका दाम होता है, लड्डू का फैक्ट्री बना के रखा है। वो लड्डू फैक्ट्री से भी उसको मंथली कम से कम 30 से 40 हजार का इनकम है। वो बोल रहा था, बोलता है कि लड्डू में उतना समय नहीं दे पाता, नहीं तो उसमें भी अगर कोई मिल जाए ना तो उसी से मैं लाख रुपए और कमा लेता। लेकिन तुमको देख के समझ में नहीं आएगा सर, कोई कॉर्पोरेट जॉब से कम नहीं कमाते ये लोग, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, मजाक सीरियसली नहीं है। तुम कभी सर्वे किया करो, सर्वे करने से समझ में आएगा। तुम 2 मिनट रहा करो ना, मार्जिन कितना होता है सब्जी बेच के पता करो। जैसे कि पापड़ी चाट वाला जो बात कर रहा है, फुचका वाला का बात जो कर रहा है शुभश्री, ठीक है, बात किया करो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इनकम है। ऐसा नहीं, ये कचौड़ी वाला जो बेचते हैं ना, मैं हिसाब कर रहा था, अपने केष्टपुर में एक बहुत फेमस कचौड़ी शॉप है, जैसे आपके आसपास में भी होगा, तो वो कचौड़ी वाला का मैं हिसाब कर रहा था कि उसका कम से कम मंथली 1.5 लाख से 2 लाख का इनकम है, सिर्फ कचौड़ी का दुकान लगा के।
उसके पास 3 एम्प्लॉय हैं, उनसे भी बात किया तो उन लोग को 10,000 करके सैलरी मिलता है। 3 एम्प्लॉय को 10,000 करके सैलरी देते 30,000 का, ठीक है। दुकान का खर्चा वगैरह सब कुछ करने के बाद भी 1 से 1.5 लाख उसका मिल जाता है। इतना प्रॉफिट है। हम क्या सोच रहे हो सर, सब छोड़ के यही सब करोगे? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप थोड़ा लेवल अप करके करो, ठीक है। वाह मोमो भी तो मोमो ही बेचता है, बट एक कॉर्पोरेट लेवल कर दिया ना सर। कर सकते हो सर, कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो भी हो, वेजेस एंड सैलरी में जब भी बात होता है, नॉर्मली ऐसे फीलिंग आता है कि वेजेस मतलब लेबर को मिलता है। अरे भाई, लेबर का कम कमाई नहीं है, उनको भी अच्छा खासा मिलता है। ओके, वेजेस इज पेड टू मैनुअल वर्कर एंड सैलरी इज पेड टू नॉन मैनुअल वर्कर। बट ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन पता करो। अरे उस दिन मैंने स्टेटस लगा था, आप लोग रमेश बाबू के बारे में सुने हो सर? हाँ, उस दिन मैंने स्टेटस भी लगा था इनके बारे में। मैं केस स्टडीज कर रहा था बिजनेस के बारे में, तो मुझे मिला था, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ। ये एक्चुअली मैं बात कर रहा था सीए फाउंडेशन क्लास में। तो रमेश बाबू बोल के एक बार्बर है, ठीक है, ये साउथ में मोस्ट प्रॉब्ली, रमेश बाबू बार्बर, इसके बारे में इसमें मिला था आपको। ये देखो, इंडिया टाइम्स में इसका न्यूज आया था। रमेश बाबू द बिलियनियर, मिलियनियर नहीं सर, बार्बर है, मिलियनियर, सॉरी बिलियनियर। इसके पास 400 रोल्स, मतलब 400 टोटल लग्जरी कार्स है, उसमें से रोल्स रॉयस भी है। समझ में कुछ आया? ये है हु इज रमेश बाबू बार्बर। मैं इनके ऊपर केस स्टडीज कर रहा था, ठीक है। 7 साल की उम्र में माँ पापा सब चला गया था, ठीक है। उसके बाद इसका पापा का एक बार्बर का शॉप था, उसी शॉप से इन्होंने चालू किया था, और आज इनके अंडर पे पूरा का पूरा बॉलीवुड, मुंबई साइड में, कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री में, हर तरह का जितना है सबका बार्बर शॉप ये चलाते हैं। मतलब जो भी फिल्म इंडस्ट्री लेवल में भी है, नॉर्मल लोगों के लिए भी। और साथ में इसका ट्रैवल एंड टूर का काम है, ठीक है। और ट्रैवल एंड टूर के काम पे इतना फेमस हो गया कि कंपनी जाके इसको खुद गाड़ी देके जाता है। लेकिन इसको आज भी लोग, ये बार्बर का काम अभी भी करता है, डेली 4 से 5 घंटा वो अपने बार्बर शॉप में बिताते हैं, फिर जाके वो ट्रैवल टूरिज्म में आते हैं। इनसे गाड़ी लेता है कौन जानते हो? सब स्टार लोग इनसे गाड़ी लेता है, ठीक है। और इनके बार्बर शॉप का जितना लोग डिजाइनर है, सब एकदम बॉलीवुड स्टार, टॉलीवुड स्टार, सारा का सारा स्टार लोगों का काटते हैं। लेकिन इसका एक छोटा सा शॉप था जो आपका कर्नाटका में बैंगलोर साइड में था, ठीक है। उसका नाम क्या था? ये देखो, बार्बर शॉप ऑन ब्रिज रोड बेंगलुरु, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। एक छोटा सा शॉप था, वही शॉप आज भी है, लेकिन इसके अलावा और भी शॉप बन गया, और इसका नाम भी यही नाम है, रमेश बाबू बार्बर। ये अपना रूट अभी तक नहीं भूला है, वो बिलियनियर है सर। अब ऐसा क्या क्या कहानी आप सुनना चाहते हो? जाके देख भी आ सकते हो अगर हो सके तो जाके देख के भी आओ, तो भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या नहीं है दुनिया में। ओके सर, चलो लिख के खत्म करते हैं सर। समझ में कुछ आ रहा है रेजिया? और हाँ सर, बहुत होते हैं ऐसा। किसी हाँ? किसी का सुने की 3 ठो चीज बेच कर भी बिलियनर बन गया, मतलब sense। वही सर, वही सर। बस कोई बोलता है ना, कोई भी काम छोटा नहीं होता, काम अच्छे से क्या करो, हर काम में पैसा है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ सर, एकदम दिल से। सैलरी इज पेड टू नॉन मैनुअल वर्कर। ओके, पॉइंट नंबर 3 में लिख लो सर, सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स। ये भी एक स्पेशल पॉइंट है। अगर आपका मोर देन, एक से ज्यादा सोर्स से आपको अगर सैलरी मिलता है, सपोज एक मिस्टर एक्स है, कौन है सर? एक मिस्टर एक्स है, जिसको एक जगह से नहीं, बहुत सारा जगह से पैसा मिलता है। मिस्टर एक्स ए लिमिटेड में भी काम करते हैं, बी लिमिटेड में भी काम करते हैं, सी लिमिटेड में भी काम करते हैं। सर एक साथ 3 कंपनी में काम हो सकता है? हाँ सर, एकदम बिल्कुल कर सकता है। एक में सुबह 7 से लेके 11 बजे तक काम करता है, ठीक है, टाइमिंग। हाँ, एक जगह में 7 से 11, एक में काम करते हैं 12 से 4, और एक जगह में काम करते हैं 6 to 10, ठीक है सर। यहाँ से इनको मिलता है एनुअली 2 लाख, यहाँ से इसको मिल जाता है एनुअली 1 लाख, और यहाँ से इसको मिल जाता है एनुअली 3 लाख, से फॉर एग्जाम्पल। तो तीनों सोर्स मिला के इसको कितना हो गया सर? 6 लाख ना। तीनों सोर्स मिला के इनका 6 लाख का इनकम हो जाएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड सर, सैलरी जब भी पेमेंट किया जाता है, मतलब सैलरी पर्सन को जो भी टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, वो कोई एक सोर्स को टैक्स देगा, बाकी सोर्स का टैक्स नहीं देगा, ऐसा नहीं चलेगा। 3 सोर्स का ही टैक्स देना पड़ेगा उसको, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, जहां से भी इनकम करता है, सब इनकम को जोड़ के ही उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए
बड़ा ही सिंपल वे में बोलते हैं सर कि इफ एन एम्प्लॉय receives salary from more than one source, say for A Limited, B Limited, C Limited, the assessee is liable to pay tax. The assessee is liable to pay tax for each and every source. For each and every source. हर सोर्स के लिए उसको टैक्स देना पड़ेगा सर. Each and every source. बेसिक बात है सर, याद रखिएगा. हाँ, कोई भी सोर्स वो छोड़ नहीं सकता. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, इफ एन एम्प्लॉय, लिखिए थोड़ा फटाफट. इफ एन एम्प्लॉय receive salaries from former employer, former मतलब जिनके साथ पहले थे, फॉर्मर एम्प्लॉयर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर मतलब जिनके पास अभी है, और फॉर्मर, प्रेजेंट, और कौन हो सकता है सर? एंड प्रोस्पेक्टिव. एंड प्रोस्पेक्टिव मतलब जिनके पास जॉब मिलेगा, बात हो चुका है बट उनसे कुछ एडवांस लेके रखा है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर. ठीक है. तो 3 जगह में एक साथ में एक इंसान कनेक्टेड हो सकते हैं. एक फॉर्मर जिनके पास पहले काम करते थे, तो जिनके पास मैं पहले काम करता था अभी नहीं करता, बट उनसे मुझे अभी भी इनकम होता है सैलरी के थ्रू से, तो उस तरह का सैलरी को क्या बोलते हैं? फॉर्मर एम्प्लॉयर से अगर मुझे कुछ इनकम हो जाता है सैलरी के थ्रू से, उसको क्या बोलेंगे? पेंशन. हाँ सर, क्या रे? क्या सर आप लोग कनेक्टेड हो या नहीं? हेलो. ओके. The assessee is liable to pay tax for each and every source. For each and every source. आपको हर सोर्स का टैक्स देना पड़ेगा. चाहे फॉर्मर जिनके पास काम करते थे उनका इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा, जिनके पास अभी हो उसका भी देना पड़ेगा, और जिनके पास जाने वाले हो, अभी तक गए नहीं बट कुछ एडवांस लेके रखे हो, तो उनका टैक्स भी आपको देना पड़ेगा. ठीक है, याद रखिएगा सर. नेक्स्ट, और कुछ पॉइंट्स लिख लो. एक पॉइंट लिखना सर, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी. क्या लिखेंगे सर? फॉरगोइंग ऑफ सैलरी. Salary is taxable on due or received basis. Due or received basis. Whichever is earlier. Whichever is earlier. Salary is taxable on receipt or due basis, whichever is earlier. Once an employee render the service or right to receive generate, right to receive generate. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तो लिख लो, मिस्टर एक्स, an employee of P Limited, Mr. X render the service, ध्यान से लिखना सर, render the service for entire 12 month, for entire 12 महीना, 12 month. Mr. X forgo 3 month salary.
एज पर अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखिएगा, एज पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट as per accounting treatment of salary, Mr. X is liable to pay, Mr. X is liable to pay tax on entire 12 month salary। मतलब बहुत सिंपल बात है सर। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी का क्या मतलब होता है कि आप सैलरी उठाना भूल गए, आपने काम किया 12 महीना, आपको सैलरी भी 12 महीने का ही एक्रू किया गया, बट आपने 9 महीने का सैलरी उठाया था, बट 3 महीने का सैलरी आपने नहीं उठाया था। बहुत अच्छा, आपका मन हुआ, आपने नहीं उठाया, जरूरत नहीं पड़ा, बट जब गवर्नमेंट आपको टैक्स के लिए बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हो नहीं, मैंने तो 9 महीने का सैलरी उठाया, तो मैं तो बस 9 महीने का ही टैक्स पेमेंट करूंगा। तो गवर्नमेंट कहता है नहीं, आपको 12 महीने का एक्रू हुआ ना, आप भूले, आपका प्रॉब्लम, आपको तो 12 महीने के हिसाब से ही टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। 3 महीने का आप भूल गए, ये आपका प्रॉब्लम है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। सर अगर कोई सैलरी नहीं उठाना चाहता है तो फिर उस पर क्यों टैक्स लगाओगे जबरदस्ती? सर उसके लिए भी एक रूल्स है, उसके लिए भी एक एक्ट बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं सर सरेंडर ऑफ सैलरी। क्या बोलते हैं सर? अगर आपको सैलरी नहीं लेना है, कोई बात नहीं, मत लो, ठीक है, तब आप सरेंडर ऑफ सैलरी में आ जाओ। सरेंडर एक्ट बोल के एक एक्ट है सर, ठीक है, तो उसको सरेंडर ऑफ सैलरी के अंदर लिया जाता है। आप लिख लो सर, इफ एन एम्प्लॉय surrender his salary to Central Surrender Act, सेंट्रल सरेंडर एक्ट है सर एक, ठीक है, अगर आप सेंट्रल सरेंडर एक्ट के थ्रू से सरेंडर कर देते हो, देन एम्प्लॉय इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन अमाउंट सो सरेंडर, ऑन अमाउंट सो सरेंडर, मतलब जो अमाउंट हम सरेंडर कर देते हैं उस अमाउंट पे मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, सिर्फ जो अमाउंट मैं रिसीव करता हूं उसी पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी एंड सरेंडर ऑफ सैलरी का फर्क समझ में आया ना सर? फॉरगोइंग में आप भूल गए, 3 महीने का सैलरी या 4 महीने का सैलरी आपने नहीं लिया, और जब गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगता है 12 मंथ के हिसाब से, आप बोलते हो नहीं, मैंने 9 मंथ का विथड्रॉल किया, 8 मंथ का विथड्रॉल किया, I will pay tax only on 8 or 9 months. I don't want to pay for extra 3 or 4 months जिसका मैंने सैलरी नहीं विथड्रॉल किया। बट गवर्नमेंट कहता है कि आपने सरेंडर किया था, आप बोलते हो नहीं, तब तो देना पड़ेगा। बट अगर आप सरेंडर एक्ट में सरेंडर कर देते हो, इन दैट केस यू डोंट नीड टू पे टैक्स ऑन योर सरेंडर इनकम। बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, हेलो, हाँ सर, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक सैलरी रिलेटेड छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको अभी बता दिया। ऐसे आज मैंने आप लोगों को थोड़ा हटके कुछ पॉइंट्स बताया, जैसे एसएससी कौन है, असेसमेंट ईयर कौन है, असेसमेंट किसको बोलते हैं, फिर सैलरी का स्टेटमेंट कैसे होता है, सैलरी का जर्नी क्या है, हेड्स ऑफ इनकम से लेके एकदम इनकम टैक्स पेबल तक क्या क्या एडजस्टमेंट होके आपको गुजरना पड़ सकता है। और मैंने हेड्स भी स्टार्ट किया, जैसे कि आज मैंने आपको सैलरी का कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, सैलरी किसको बोलेंगे, सैलरी का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ बेसिक चर्चा किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ बाकी कुछ हेड्स हैं उसका भी बेसिक चर्चा करूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में चर्चा करूंगा, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ठीक है सर, फिर कल मिलते हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड बाकी पार्ट्स को लेके। तो आज इतना ही है सर, कोई सवाल है क्या? बोलो सर। ओके सर, ठीक है, फिर टाटा सबको, बाय বাই বাই দাদা। बाय सर। ओके बाय। রেকর্ডিং বন্ধ করেছেন? नहीं, एक सेकंड रुक।